ओके। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग बना के दे सकता है, फॉरेन विजिटर्स और किसके टाइम पे आया था। मुगल्स का अपना खुद के बहुत सारे इनके टाइम पे विजिट किए थे, राइट। विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, जॉर्ज फिच और जहांगीर के टाइम पे डॉक्टर वगैरह आए थे। तो वो एक बहुत फेमस है। और दूसरा पिछले जो हमने मार्को पोलो और इसके पहले 1200, 1300, 1400 के टाइम पे जो आए हैं उनको भी वो बना के दे सकता है मैच द फॉलोइंग। तो फॉरेन विजिटर्स पे खास ध्यान रखें, कौन आया था, कब आया था। इनमें से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री स्टाइल में कौन सा आर्किटेक्चर है जो बनाया गया था। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री स्टाइल, जोधाबाई महल, स्वर्ण महल, पांच महल या बीरबल की कोठी। पाँच पाँच जोधाबाई महल। महल, पांच महल इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री स्टाइल में पांच महल को रखा गया था। इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर, इंडिया के इंक्लूसिव आर्किटेक्चर के ऊपर भी जब भी आएगा तो हम लोग ज्यादातर फोकस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पर करते हैं, बट हमें ये बुद्धिस्ट स्टाइल को जो इनकलकेट किया गया इंडो इस्लामिक स्टाइल को भी एक अलग एग्जाम्पल आपका उठ के आएगा, इसको याद रखना। Which one is the first dome mausoleum of India made with white marbles? White marble से बनाया हुआ पहला डोम मॉन्यूलम कौन सा है? हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम। कहाँ पर है हुमायूं टॉम? दिल्ली। 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 Okay. सर इसको सर उसका प्रिकर्सर भी कहते हैं ना, ताजमहल वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस। Yes, वो बहुत सारे मतलब ताजमहल जो बनाया गया था वो लगभग अपने सारे प्रेडिसेसर से उठा के बनाया गया था। टूम कहीं से लिया था, मीनारें कहीं से ली थी, मतलब हुमायूं, बाबर, अकबर, इन सब के थोड़ा थोड़ा इन सब के टूम से थोड़ा थोड़ा उठा के मिक्स करके एक बना दिया था। देयर वाज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री ऑन ताजमहल ऑन नेशनल ज्योग्राफिक, उसमें बहुत अच्छे से बताया है। सो इफ यू गाइस गेट टाइम उसको देखो, नेट जियो पे ताजमहल। ये सर पहले देखी हुई शायद मैं। यस। चलिए फिर बताइए, अमीर खुसरो किसके कोर्ट में था? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड। नाउ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अमीर खुसरो ऐसा आदमी है, आई डोंट नो हाउ, बट वो बहुत सारे कोर्ट्स में था। तो बलवान, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और बीच की कुछ डायनेस्टीज में भी वो मतलब बहुत सारे में था। तो आपको जब भी मारना है, प्राइमरी आपका अलाउद्दीन खिलजी होगा। अगर तीन चार ऑप्शन दे दिया है सेम वाले में से तो आपको अलाउद्दीन खिलजी मारना है। नेक्स्ट होगा आपका बलवान, बट अगर क्वेश्चन कैसे भी आता है तो ध्यान रखना मोहम्मद बिन तुगलक तक के कोर्ट में बैठा है वो अमीर खुसरो, ठीक है। बट प्राइमरी आपका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा, खिलजी के कोर्ट में मेन, क्योंकि उसका कोर्ट हिस्टोरियन था वो। अब हम, अच्छा मुझे बताओ, क्रोनोलॉजी बताओ। बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चंदेरी। क्रोनोलॉजी बताओ। बैटल ऑफ बैटल, पानीपत। कम ऑन से इट विथ ईयर, पानीपत साल के साथ बताओ, साल के साथ बताओ। 20 सर सीक्वेंस में ही है। 26, 27, 28, 29। 29, पानीपत। ओके। पानीपत, पानीपत के बाद खानवा। खानवा उसके बाद चांदवाला, उसके बाद चंदेरी, लास्ट। घाघरा। हाँ, चंदेरी घाघरा। घाघरा। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बिटवीन ये लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ खानवा, इसके दो तीन इंपॉर्टेंट्स हैं। बैटल ऑफ खानवा पहले तो राणा सांगा के साथ हुआ था। दूसरा, इसमें उसने जिहाद डिक्लेयर किया था। तीसरा, इसमें उसने गाजी का टाइटल लिया था। आफ्टर दिस बैटल उसने गाजी का टाइटल लिया। इस बैटल को उसने जिहाद डिक्लेयर किया था, बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने तो, और राणा सांगा के साथ था। बैटल ऑफ चंदेरी ये मिदनी राय नाम के एक इंसान के साथ था। बैटल ऑफ घाघरा महमूद लोधी के साथ था 1529। किस लैंग्वेज में तुजुक बाबरी लिखी गई है? व्हाट इज द लैंग्वेज? पर्शियन। पर्सन में भी। ग्रेट, इट्स चगताई तुर्क। पर्शियन नहीं था, चगताई तुर्क। तुर्क याद रखो, बट ही वाज अ चगताई तुर्क और उसका लैंग्वेज था चगताई तुर्क। टर्किश में लिखी गई थी ये, चगताई टर्किश में, ठीक है, पर्शियन में नहीं थी। इसका पर्शियन में ट्रांसलेशन किया है अब्दुल रहम खाने खाना ने। तो तुजुक बाबरी सिंस ही वाज अ टर्क, उसने टर्किश में लिखी है, वो पर्शिया से नहीं था, पर्शियन में नहीं है। इसमें दो इंपॉर्टेंट इंडियन स्टेट्स का नाम मेंशन्ड है, कौन कौन है वो? सर एक तो है विजयनगर और दूसरा है ये अपना मेवाड़ होगा। मेवाड़। विजयनगर और मेवाड़ का नाम मेंशन है ऑप्शन में, मारवाड़ या
बंगाल या कोई और रियासत दे देगा, नहीं मानना है हमको। विजयनगर और मेवाड़। ओके। मुबियान, मुबैया क्या है? मुबैया MUBAIYAN, मुबैयान क्या है ये? मुबैयान ट्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट है, अ टाइप ऑफ क्लॉथ है, कॉइन का नाम है, या कोई बुक है? book. बुक है। इट्स अ लॉ बुक, मुस्लिम लॉ बुक गिवन बाय बाबर। बाबर के बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज, शाहरुख नाम का उसने सिल्वर कॉइन लॉन्च किया था, राइट। और सिंस बाबरी मस्जिद इस समय थोड़ा सा न्यूज में थी, तो उसको कंस्ट्रक्शन कराया था मीर बाकी मेरे ने, बाकी बाबर खुद नहीं आया था मीर बनाने। बाकी ठीक है, मीर बाकी। हाँ मैं बताओ, विजयनगर पे काफी टाइम खर्च हुआ था। निकोला डे कॉन्टी किसके टाइम पे आया था? निकोला कॉन्टी किस विजयनगर किंगडम के किंग के टाइम पे आया था? निकोला कॉन्टी। देवराय देवराय वन, वन। अब्दुल रजाक। देवराय टू, पर्शियन ग्रेट। थ्रोन। चलो, कृष्णदेवराय ने कौन से टाउन को एस्टैब्लिश किया था? कृष्णदेवराय ने अभी के हम्पी को, ओ सॉरी वो नगलपुर नाम का एक टाउन नागलपुर, उसने बनाया था। नागलपुर, हजारा और नगलपुर या विजयनगरम में नागलपुर, टेम्पल बनाया था। नागलपुर नाम का उसने टाउन जय बनाया सर। था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। विल हेड टू जहांगीर। जहांगीर से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जहांगीर वॉज बॉर्न 30 अगस्त 1569। अपने लिए इतना काम का नहीं है, ईयर थोड़ा सा देख लो। 1570 के एक साल पहले, 1569। फर्स्ट मैरिज वॉज विद डॉटर ऑफ भगवान दास, हु वॉज द किंग ऑफ आमेर। भगवान दास ये भाई थे जोधाबाई के, और हरकाबाई और वट एवर, उनको 3-4 नाम से बोला जाता है। सो भगवान दास आमेर के राजा थे, राजा भारमल के बेटे थे। उनकी बेटी के साथ शादी की जाती है जहांगीर की, सिस्टर ऑफ मानसिंह। मानसिंह का वर्णन हमें हल्दीघाटी के युद्ध में मिलता है, राइट। हल्दीघाटी मानसिंह ने लड़ी थी, है ना। मानसिंह वर्सेस मानसिंह, मानवाई नाम था उनका। 1585 में उनकी शादी हुई। अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खुसरो वॉज द सन ऑफ मानबाई। ये खुसरो इंपॉर्टेंट हो जाता है। खुसरो कौन है? इनके बड़ा पुराने बेटा है नाम। उसका। खुसरो है शाहजहां, आई थिंक। Was the son of Manbai. The second marriage Salim was with Jagat Gosai, the daughter of Uday Singh. In सर 1586, उसको Shahzada छोटा कर दिया Khurram. था दूसरों को। Hello, खुर्रम होगा वो। Khurram सर was the मानबाई son का of जो Jagat बेटा था ना Gosai. कुछ वो शायद खुसरो मानबाई का, hello, you're not सर audible. आई एम नॉट ऑडिबल। Now you are. सर मानबाई का बेटा आई थिंक खुसरो था क्या दूसरा सर? था, बिकॉज आई थिंक ही खुसरो था, वाज ब्लाइंडेड। खुसरो था। यस सर। मानबाई का बेटा खुसरो था, और इनका बेटा है इनका दूसरे वाली के साथ बेटा है खुर्रम। was the son of Jagat Gosai. जहांगीर वॉज कोरोनेटेड इन द, ये साल इंपॉर्टेंट हो जाता है 1605। तो इस हिसाब से अकबर कौन से साल तक रीन किया? कौन से साल से कौन से तक रीन किया अकबर ने? 56 to 1605। 1605, very long, right? Almost 50 years. Adopted the title of नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। अब देखो, सारे पुराने, बाबर ने खुद को गाजी बोला था, तो ये लोग भी बोलते आ रहे, ये भी खुद को गाजी बोल दिया। बाबर ने खुद को पातशाह बोला था, इसके पहले क्या चलता था? मिर्जा बोलते थे ना, मिर्जा चलता था। बादशाह बोला सुल्तान तो के ये भी टाइम खुद पे को मिर्जा बादशाह चलता बोलेंगे, था। ये भी खुद को गाजी बोलेंगे। कंटिन्यूइंग द ट्रेडिशन ऑफ अकबर, जहांगीर स्टार्टेड हिज रूल जनरसली, एंड व्हेन ही सैट ऑन थ्रोन ही गेव वेरियस पॉपुलिस्ट ऑर्डर्स। चलो ऑर्डर देख लेते हैं। ये रट्टा मारना, इसमें रट्टा मारने वाली कौन सी चीज़ है? खुसरो खुर्रम का नाम याद रखना है। कौन से साल उसका कोरोनेशन हुआ, ये याद रखना है। 1605 और 1707 में ऑलमोस्ट, 1707 एक साल इंपॉर्टेंट है। इस साल औरंगजेब मरा था, 100 साल के अंदर पूरा सिमट गया। चलो, दो अस्पा एंड सी अस्पा, दो अस्पा और सी अस्पा, ये क्या है? दो अस्पा सी अस्पा, अस्पा अस्पा, दो अस्पा सी अस्पा system was introduced by Jahangir. Under this system, mansabdars had to maintain an excess number of soldiers without an elevation of rank. दो अस्पा सी अस्पा क्या होता है? आपकी पहले हमने रैंक सिस्टम देखा है ना, आपका जो रैंक है उतने आपको घोड़े मेंटेन करने हैं और सोल्जर्स मेंटेन करने हैं, राइट। अब इसमें क्या हो गया, जितनी आपकी रैंक है उसका डबल या ट्रिपल आपको मेंटेन करना है।
नया सिस्टम लेके आपको 10,000 ही के मनसबदार हो तो आपको 20,000 के लेवल का मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो 2 अस्पा क्या होता है? 2 अस्पा डबल द नंबर ऑफ हॉर्सेस रिक्वायर्ड बाय सवार। मतलब अगर आपके पास 10,000 सैनिक हैं तो घोड़े आपके पास 20,000 होने चाहिए, क्योंकि घोड़े बदलने पड़ते हैं, राइट। घोड़ों को आराम देना पड़ता है, वो घोड़ा भागता है तेज बट बहुत ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता, तो उनको घोड़े बदलने पड़ते रहते हैं। और सी एस का मतलब वो मनसबदार, उनको 3 टाइम्स द हॉर्सेस चाहिए जितने आपके पास। अगर एक आदमी के अंदर 10,000 आदमी, एक मनसबदार के अंदर 10,000 लोग हैं, 10,000 सोल्जर्स हैं, उसको 30,000 घोड़े रखने होंगे। 3 टाइम्स द नंबर ऑफ हॉर्सेस एज रिक्वायर्ड फॉर देयर सवार। घोड़े ज्यादा रखने होंगे, राइट। चलो अब ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ पे चलते हैं। ये किसके बीच में हुआ था? हमने क्या क्या देखा? हमने पहले देखा जहांगीर। जहांगीर का बर्थ हुआ था 1569 में, 1585 में शादी हुई। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खुसरो खुर्रम नाम के 2 बच्चे थे। 1605 में उसका कोरोनेशन हुआ। इस पैरा की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, उसने नाम रखा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। 2 अस्पा सी अस्पा नाम का सिस्टम लेके आया। 2 अस्पा सी अस्पा, 2 अस्पा सी अस्पा, 2 अस्पा सी अस्पा लगा देगा, साथ में औरंगजेब लगा देगा, नहीं। 2 अस्पा सी अस्पा जहांगीर, राइट। और क्या होता है वो भी हमने देख लिया, क्योंकि यूपीएससी आजकल पूछ लेता है क्या होता है। एलिमिनेशन में हो सकता है जितना ज्यादा पढ़ोगे कहीं ना कहीं कुछ पता होगा, एक आधा ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद मिल जाएगी 4 सेंटेंसेस में से। 2 अस्पा सी अस्पा क्या होता है? 2 अस्पा मतलब जितने आपके सवार यानी कि सोल्जर्स हैं उसके डबल आपको घोड़े रखने होंगे। सी अस्पा क्या होता है? ट्रिपल घोड़े रखने होंगे। ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ पे आ जाते हैं। जहांगीर और राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह इज द सन ऑफ महाराणा प्रताप। 1615 में ये होता है। 1605 में इसने चालू किया। 1615 में 1615 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ बिटवीन जहांगीर एंड अमर सिंह, राणा अमर सिंह। Rana accepted the allegiance to Mughal emperor and Jahangir returned Chittor, which was annexed by Mughals during the reign of Akbar. महाराणा प्रताप ने ऑलमोस्ट सारे किले वापस ले लिए थे, 2 किलों को छोड़ के। चित्तौड़ और कुंभलगढ़ ये दोनों बाकी थे वापस लेना जब उनकी डेथ हो गई। तो ये वापस कैसे मिला चित्तौड़? चित्तौड़ मिला इस ट्रीटी के तहत। ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ हुई जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में। जहांगीर हटा के शाहजहां डाल देगा या अकबर ही डाल देगा कि राणा अमर सिंह और अकबर के बीच में थी? नहीं, जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ 1615 एडी। राणा एक्सेप्टेड द एलिजेंस टू मुगल एम्परर, इसके बाद उनको वापस मिल गया चित्तौड़। ओके, पर ये देखते देखते हम लोग एक पुरानी चीज देख लेते हैं कि बैटल ऑफ तालीकोट कब हुआ था। व्हाट वाज द ईयर बैटल ऑफ तालीकोट वाज फॉट? 87 राय। ईयर व्हाट वाज द ईयर? ईयर 1565। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स में से एक है। 1565 बैटल ऑफ तालीकोट। हल्दी घाटी कब हुआ था? 56 पानीपत, सेकंड पानीपत कब हुआ था? हल्दी घाटी था 56 में हुआ था। 56 में हुआ था पानीपत। 76 में हुआ था। 76 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी। और फिर 65 में हुआ था बैटल ऑफ तालीकोट। क्रोनोलॉजी बना के पूछ लेगा, ठीक है? हाँ हाँ यस सर। चलो बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा याद आ रहा है कुछ? बैटल ऑफ चौसा किसके किसके बीच में हुआ था? यस सर, बाबर चौसा नहीं अकबर, ये अकबर हुमायूं आई था। थिंक। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। चौसा हुमायूं और शेरशाह सूरी। 4 वापस से गिना देता हूँ। 1531 में बैटल ऑफ देवरा है, जिसको बैटल ऑफ दौरा भी कहते हैं, गोमती के किनारे। इट वाज अगेंस्ट द अफगान रेबल्स। देवरा के बाद आता है चौसा 1539। फिर 1540 बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बैटल ऑफ बिलीग्राम भी बोल देंगे, दूसरा नाम दे देंगे बैटल ऑफ बिलीग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज। डीसी के यस याद आ गया। यस, डीसी के। याद तो देवरा, दौरा, फिर चौसा और उसके बाद कन्नौज या दूसरा नाम बिलीग्राम 1540। और फिर बैटल ऑफ सरहिंद हुआ था 1555। दिमाग में बनाओ, कैलेंडर बनाओ दिमाग में। 31 के बाद 39 के बाद 40 के बाद 55। और ये बीच के 15 साल कौन राज किया था? मतलब शेरशाह, शाह वाले जो थे, इस्लाम शाह, शेर शाह, सूर डायनेस्टी।
ठीक है, चलो यस सर, समझ गया। पुराना नहीं भूलेंगे और आगे चलते हैं। दो अस्पा सी अस्पा हमने देख लिया, जहांगीर की ट्रीटी देख लिया अमर सिंह के साथ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ जहांगीर और अमर सिंह के बीच में 1615 एडी में। अब इसमें ये देखा गया नूरजहां, शी वॉज अ कल्चर्ड एजुकेटेड इंटेलिजेंट डोमिनेटिंग लेडी एम्बिशियस वाइफ ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। नूरजहां जुंटा, जुंटा ये वर्ड हमने अभी देखा है, किस किस कंट्री के रिस्पेक्ट में देखा है, अभी ये शब्द हमने देखा है फिलहाल सर न्यूज में, अभी जुंटा अमेरिका को भी बोला है। जुंटा जुंता इज नाइजीरिया समथिंग सर, अफ्रीकन कंट्री है। यस, जहाँ जहाँ पे कंट्रोल्ड 700 स्टेट जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है बाय वेरी फ्यू पीपल नेसेसरली। सर आजकल म्यांमार, आई के थिंक आजकल के म्यांमार। डोमेन में मिलिट्री ऑक्यूपेशन में जब रहता है देश तो उसको जुंटा रिजीम कहते हैं। तो यहाँ सर पर भी नाम देख लो, म्यांमार में हमने देखा था कि वहाँ पे जुंटा रेजिम है, यानी कि जो मिलिट्री है उसके हाथ में पावर है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कहते हैं कि फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम इन द लेटर years of Jahangir, Noor-Jahan was the one who was actually governing the nation. Jahangir, owing to his artistic inclinations, he was more interested into art and other stuff, और ज्यादातर नाम उनका था, बट राज जो है वो नूरजहां कर रही थी, ठीक है। तो इसके साथ कौन कौन था वो हम देख लेते हैं। हरसेल्फ, वो खुद थी। हर मदर, मदर के साथ नाम भी याद रखना है, कौन? असमत बेगम। फादर मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग। इत्मादुद्दौला, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके नाम पे टूम भी है, थोड़ा आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। एंड ब्रदर आसफ खान, भाई आसफ खान। एंड प्रिंस खुर्रम, सर ये आसफ खान प्रिंस की खुर्रम। बेटी थी मुमताज महल आई थिंक। आसफ खान, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट ये तो पक्का शाहजहां। खुर्रम, यस सर। पांच जन थे खुसरो जो इसके, है सर, ही वाज ब्लाइंडेड, ही वाज द यस दैट वाज, यस ये है खुर्रम। खुर्रम था शाहजहां। नूरजहां के इसमें 5 जन थे। हरसेल्फ, ब्रदर। क्वेश्चन आता है कि क्या जहांगीर इसके जहांगीर वाज इंक्लूडेड इन दी जुंटा ऑफ नूरजहां? तो जहांगीर नहीं था उसमें, उससे तो अलग चला रहे हैं सब कुछ, है ना। नूरजहां के जुंटा में थे या उसके ग्रुप में थे वो, उसकी माता, उसके पिता, उसका भाई और खुर्रम। हरसेल्फ, मदर असमत बेगम, मिर्जा गयास बेग, इत्मादुद्दौला, असफ खान एंड प्रिंस खुर्रम। Prince Khurram here Shahjahan had been allied with Noorjahan though most of his father's reign. Through most of his father's reign, but when she swung her support to her son-in-law Shahryar, he left her junta and rebelled. The reign of Jahangir was influenced by Noorjahan. Yes, it can be divided into two parts. ये दो parts है 1611 से 1622 and 1622 से 1627. Khurram was the member of this group in the first period, but not the part of the second period. 1622 तक खुर्रम जो था वो इनके साथ था, और वापस 1622 के बाद उसको ऐसा लगा कि नेक्स्ट इन लाइन उसको बनना है और नूरजहां के रहते हुए नहीं बन पाएगा, तो ही रिबेल्ड, वो उसके ग्रुप से अलग हो गया, ठीक है, कहीं का सूबेदार बना दिया गया होगा। चलो, ये है इंपॉर्टेंट नाम जो सवाल में दिखने वाला है। विलियम हॉकिंस, ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर। फर्स्ट इंग्लिश बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर के कोर्ट में आया था, पहले आया था विलियम हॉकिंस। ये रट लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, 1608 से 1611 तक था ये। जहांगीर गेव हॉकिंस द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान। बाद में थॉमस रो आया था, क्वेश्चन में थॉमस रो को बोल देगा कि थॉमस रो था इंग्लिश खान, नहीं, विलियम हॉकिंस था इंग्लिश खान। इंग्लिश खान एंड ऑल्सो मेड हिम मैरी अ लेडी ऑफ अर्मीनिया। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 थ्रोन का भी इनहेरिट किया था, थ्रोन का भी इनहेरिट किया था जहांगीर ने। व्हाट वाज द ईयर? 1605। और 1608 में आ जाता है हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को टाइटल दिया था इंग्लिश खान का, ठीक है, इंग्लिश खान, विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, इंग्लिश खान, शादी कराई अर्मीनिया की औरत से। सर थॉमस रो was the leader of the second delegation which visited the court of Jahangir. सर थॉमस रो arrived on सूरत, ये याद रखो 1615 में वो सूरत आया एज अ एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन। ये 1615 में आया, 1611 में ये जा चुका है विलियम हॉकिंस। 1608 1611 1615 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लो, दिमाग में बिठा लो। He attended the court of जहांगीर इन अजमेर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो, अच्छे से शहरों के नाम देखते चलो। अब वो उसके साथ कहाँ कहाँ गया? मांडू, अहमदाबाद, अजमेर,
ही स्टेड फॉर 1 ईयर इन आगरा। कौन से शहर गया वो? आगरा गया, अहमदाबाद गया, मांडू गया, अजमेर गया। मिला कहाँ जहांगीर से? अजमेर में मिला। ठीक है, मिला कहाँ? अजमेर में। उसके बाद साथ में मांडू गया, अहमदाबाद गया, अजमेर में मिला ही, और आगरा। हमने विलियम हॉकिंस देख लिया, हमने सर थॉमस रो देख लिया। विलियम हॉकिंस है इंग्लिश खान, जहांगीर के टाइम पे आया था 1608 से 1611। सर थॉमस रो 1615 में पहुंचा ये सूरत। उसके बाद वो अजमेर में मिला, जेम्स वन का रिप्रेजेंटेटिव है। मांडू, अहमदाबाद, आगरा गया साथ में। ट्रैवलर्स को देख ही रहे हैं तो एक ट्रैवलर और देख लेते, पीटर मुंडी। ही अगेन वाज अ ब्रिटिश ट्रैवलर। ये कब आया? शाहजहां के टाइम पे। फिर आता है फ्रांसिस्को पेल्सेट। ये डच था, ये भी याद रख लो। डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन का एक कॉम्प्लेक्स बना के दे देगा, कौन क्या था पूछ लेगा। ये भी आया जहांगीर के टाइम पे। Who came to India during Jahangir's period left a unique account of Mughal Empire in this text। ये किसका टेक्स्ट है? फ्रांसिस पेल्सेट का। पहले हमने देखा विलियम हॉकिंस है इंग्लिश खान, 1608 से 1611 के बीच में आया था। उसकी शादी कराई अर्मेनियन लड़की से। सर थॉमस रो 1615 में आए, अजमेर में मिले, जेम्स वन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मांडू, अहमदाबाद, अजमेर और आगरा साथ में रहे, मिले। इन शहरों उन्होंने विजिट किया। पीटर मुंडी ये शाहजहां के टाइम पे आया था, इसको साइड में रख दो। फ्रांसिस्को पेल्सेट डच ट्रैवलर, जहांगीर के टाइम पे आया। बुक का नाम है रेमोन्स्ट्रेंटी और रेमोन्स्ट्रेंसी, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट। वापस देख लेते, इसके टाइम पे हमने जहांगीर के टाइम पे हमने 3 देखे, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो और फ्रांसिस्को पेल्सेट। इसने बुक लिखी है रेमोन्स्ट्रेंसी। यू गाइस फॉलोइंग? यस सर। ग्रेट। ये तो भाई PYQ है ना। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर द रीन ऑफ जहांगीर। पेंटिंग ये भी अकबर भी कराते थे, तस्वीर खाना उन्होंने पूरा अपना एस्टैब्लिश कराया था, बट इट रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर जहांगीर। Earlier the paintings were concerned with contents of manuscripts, but Jahangir freed it from his bondage। मतलब जो लिखा जाने वाला है वही चीज़ों को थोड़ा ड्रॉ कर देते थे, बट अब इंसानों की पेंटिंग और एनिमल्स की पेंटिंग वगैरह ये सब भी शुरू कराई जहांगीर ने। ये दोनों नाम, अब क्योंकि पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है तो इन दोनों को फिर से अच्छे से हम पेंटिंग के ऊपर जो भी चीज़ है उसको रट लेते हैं। ये है उस्ताद मंसूर और ये है अबुल हसन, एक्सीलेंट पेंटर्स। कौन है ये दोनों? नाम पूछ लेगा, पेंटर है। ये दोनों अकबर के टाइम पे थे, सेंटेंस गलत हो जाएगा, नहीं जहांगीर के टाइम पे थे। आज जहांगीर ने इनको कुछ टाइटल्स दिए, रटना है क्योंकि जहांगीर के पेंटिंग पे क्वेश्चन आ चुका है तो इसको अच्छे से रटना है। उस्ताद मंसूर को बोला नादिरुल असरा, मंसूर को क्या बोला? नादिरुल असरा। और अबुल हसन को बोला नादिरुल जवान। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन नाम के 2 पेंटर्स हैं जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर पेंटिंग पे क्वेश्चन आ चुका है, इसके लिए हम लोग इसको अच्छे से रट रहे हैं। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर को बोला नादिरुल असरा, मंसूर असरा, सर SR कैसे भी याद रख लो। ये क्या है? मंसूर, स और र दोनों आ रहा है तो नादिरुल असरा, इसमें भी स और र दोनों आ रहा है। असरा मंसूर, उस्ताद मंसूर नादिरुल असरा। अब्दुल हसन यह है नादिरुल जवान, हसन जवान, हसन जवान, जवान हसन, हसन जवान। ठीक है, उस्ताद मंसूर है नादिरुल असरा और अबुल हसन है नादिरुल जवान। क्वेश्चन दे देगा अबुल हसन को नादिरुल असरा बोल देगा, नहीं। इसको अच्छे से रटेंगे, आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उस्ताद मंसूर वाज स्पेशलाइज्ड इन डिपिक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हाइल अबुल हसन वाज अ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट। ये भी रटेंगे हम। मंसूर क्या बनाता था? मंसूर बनाता था प्लांट्स एंड एनिमल्स। मंसूर बनाता था प्लांट्स एंड एनिमल्स। अबुल हसन क्या बनाता था? ये बनाता था पोर्ट्रे, इंसानों के पोर्ट्रे। ठीक है, यस सर। चलो, थॉमस रो किसके टाइम पे आया था? कौन से साल में आया था? व्हाट वाज द ईयर थॉमस रो अराइव्ड? 1615 और हो अपने जहांगीर के टाइम।
चलो क्वेश्चन सेशन कर लेते हैं। अजमेर में मिला था। चलो मेन ग्रुप पे आ जाओ, जवाब देने लग जाओ। चलो मेन ग्रुप पे आ जाओ, क्वेश्चन डाला है। हु वाज टाइटल्ड इंग्लिश खान बाय मुगल कोर्ट? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट डालो। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है भाई ये 40% ट्रू? क्वीन एलिजाबेथ नहीं है, किंग जेम्स वन है। ठीक है, चलो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो इनके अराइवल को। चलो चलो करो, टाइप करो जल्दी। अगला दे रहा हूँ जिसका हो गया।
चलो इसको आंसर करो। 3 ही जन क्यों भाई, और लोग लिखो, अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली। एक और नाम दिया हुआ है, पीटर मोंडी, विलियम हॉकिंस, थॉमस। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ustad Mansoor was bestowed with the title of Nadiruzzaman. He was an expert in portrait painting. Choose the incorrect option. बहुत बढ़िया। हेलो सर। इन यस Oh, neither. आई वो मैंने गलती से करेक्ट ऑप्शन में टिक मार दिया। आई एम सॉरी। इनकरेक्ट ऑप्शन बोला, यही ध्यान रखना है। Oh, जो दो हाँ दो तीन क्वेश्चन आपके जाएंगे, बाद में पता यस चलेगा सर। शिट ये क्या हो गया। okay. शिट के सब चक्कर में फास्ट रीडिंग में 6 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, 3 सवाल गलत कर दिए ना, 6 नंबर तो ऐसे जाएंगे। 0.66 इंटू 3 कितना हो गया, 1.8 समथिंग। 2 नंबर और पकड़ लो, 8 नंबर का हो गया स्वाहा। 50% लोग कर रहे हैं सही, 30%। चलो ठीक है, सो इट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। और उस्ताद मंसूर नादिरुज्जमान नहीं थे, नादिरुल अस्र थे, अब्दुल राइट। और अब्दुल प्लांट्स और एनिमल्स की वो पेंटिंग बनाते थे। ध्यान रखो, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसे बीच में डाल दिया, ध्यान नहीं रहता है, करेक्ट का इनकरेक्ट हो जाएगा। हमेशा ऐसे बच्चे, हर बार ही होता है कि लोगों का इनकरेक्ट करेक्ट में फंस जाते हैं। ये ज़्यादातर फिर से बता दूं, इकोनॉमी में बहुत पूछा जाता है। ये इनकरेक्ट का करेक्ट, करेक्ट का इनकरेक्ट इकोनॉमी में दबा के करता है वो। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्वेश्चन आए तो ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आते हैं नीचे। जहांगीर वॉज एन आउटस्टैंडिंग ऑथर। ऑथर हमने अब तक देखे हैं, एक ऑथर हमने देखा था बाबर। बाबर भी बहुत अच्छा ऑथर था, जहांगीर भी बहुत अच्छा ऑथर है। और हमने मेडिवल में देखा है फिरोज शाह तुगलक भी बहुत अच्छा ऑथर था, उसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है। क्या नाम था उसका? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, क्या नाम था उसका? फुतूहत फिरोज शाही। ठीक है, चलो सर क्या था सर? फतुआ फतुआ था फुतूहत ना सर? फुतूहत फिरोज शाही, फुतूहत फिरोज शाही नाम था बुक का। फतुहत फिरोज फिरोज शाह। शाही, यस, फुतूहत फिरोज शाही। ऑथर्स याद रखो कौन कौन था। बाबर का अच्छा ऑथर, फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक भी अच्छा एजुकेटेड पर्सन था, बट उसने खुद की बायोग्राफी नहीं लिखी है। खुद की लिखी है फिरोज शाह तुगलक ने, खुद की लिखी है बाबर ने। ये भी क्वेश्चन बना के दे सकता है कि किस किसने इसमें से खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है ना। फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है, बाबर ने लिखी है। फिरोज शाह बाकी हम, तुगलक के टाइम पे दो लोगों ने लिखी है ना उसकी, एक शायद एक तो बर्नी ने उसने भी खुद उसकी ने लिखी लिखी है। है, एक तो हाँ, एक उसने खुद ने लिखी है, एक दूसरे ने भी लिखी है। या सर मतलब एक जियाउद्दीन बुक उसने बर्नी। खुद की लिखी है, एक बुक उसने खुद से भी लिखी है, बाकी तो वो राजा है तो उसके कई सारे लोग लिखेंगे उसके बारे में। चलो, Jahangir was an outstanding author as well as a critic. He wrote his autobiography in the Persian language titled तुजुके जहांगीरी। इसने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, Jahangir's eldest son Khusro revolted against Jahangir just after the coronation, but revolt was suppressed in 1606. इसके राजा के बेटे इसके बेटे ने विद्रोह कर दिया। The revolt of शहजादा खुर्रम was dismissed by the Mughal army under महाबत खान। ये नाम ध्यान में रखना, ये बस मुगल के टाइम पे था, जहांगीर के टाइम पे था। इससे इन 1623 हमने देखा था ऊपर, 1622 तक वो खुर्रम जो है वो नूरजहां के ग्रुप में था। 22 में उसने नूरजहां के ग्रुप को छोड़ दिया, 23 में उसने रिवोल्ट कर दिया, राइट। बट अगेन ही वॉज न्यूट्रलाइज्ड। महाबत खान खुद ही रिवोल्ट कर देता है अगेंस्ट जहांगीर। महाबत खान ने उसको न्यूट्रलाइज किया था खुर्रम को, महाबत खान खुद रिवोल्ट कर देता है जहांगीर के टाइम पे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो महाबत खान किसके टाइम पे था? जहांगीर के टाइम पे था। द मॉस्लिम्स ऑफ मुगल एम्पर बाबर एंड जहांगीर आर लोकेटेड इन काबुल एंड शाहदरा। बाबर का कहाँ है? काबुल में। जहांगीर का कहाँ है? शाहदरा लाहौर में। अकबर का कहाँ है? अकबर का अपना कहाँ है? आगरा। आगरा। आगरा, राइट, फतेहपुर सिकरी के पास में।
बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। क्वेश्चन आ सकता है अभी का जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके बाउंड्रीज में किसका मौजलम है किसका नहीं है। ठीक है, तो बाबर और जहांगीर का नहीं है। बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली। ये आ गया इंपॉर्टेंट, इत्मादुद्दौला का टूम बनाया था नूरजहां ने। अगर क्वेश्चन में जहांगीर दिया तो जहांगीर भी टिक कर सकते हो। ठीक है, जैसा क्वेश्चन रहे। टाइम 1622 to 28। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टूम इन इंडिया दैट इज एंटायरली मेड अप ऑफ मार्बल। पूरा ही मार्बल से बना है। व्हाइट मार्बल से डोम वाला कौन सा है? व्हाइट मार्बल से डोम वाला कौन सा है? हुमायूं। हुमायूं टूम। ये है पूरा मार्बल का बना हुआ इत्मादुद्दौला का टूम। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ मार्बल एंड इनले वर्क इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन अ न्यू स्टाइल ऑर्नामेंट। ये देखो इंपॉर्टेंट है नाम, पित्रादूरा। पित्रादूरा टेक्निक पता है? यस सर, वो पत्थर को चिपकाने पत्थर वाली में, टेक्निक। यस, पत्थर में थोड़ा सा पहले आप छेद करेंगे, उसके बाद ऊपर से एक दूसरा पार्ट चिपकाएंगे। यस सर। पित्रादूरा वॉज यूज। इसमें एक और नाम आ जाता है, ये बस उसी टाइम पे कंटेम्प्रेरी पीरियड में बना था इसलिए, गोविंद पैलेस। 7 स्टोरी बिल्डिंग लोकेटेड इन दतिया। दतिया है एमपी में। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बीर सिंह देव। बस इतना याद रखना है, स्टोन्स के साथ, मार्बल से नहीं। गोविंद पैलेस किसने बनाया? राजा बीर सिंह देव। बस इतना ध्यान में रखो। जहांगीर हमने किया, इतना कुछ खास है नहीं इसमें। दो सिपा सीएस पास सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या होता है हमने देख लिया। शहदा खुर्रम खुसरो देख लिया। 1605 में इसका कोरोनेशन होता है। मानवदास की शादी होती है, भगवान दास की बेटी मानसिंह की बहन। दो अस्पा क्या होता है? डबल द नंबर ऑफ सोल्जर्स यू हैव टू कीप द हॉर्सेस। ट्रिपल द नंबर ऑफ सोल्जर्स यू हैव टू कीप द हॉर्सेस। दो अस्पा सी अस्पा। ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ होता है राणा अमर सिंह के टाइम पे 1615 एडी में। वापस से वो क्रोनोलॉजी दे देगा तो ध्यान रखना। 1615 एडी में ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ हुआ था। नूरजहां जो थी, शी वाज वाइफ ऑफ जहांगीर। और उसके ग्रुप में कौन कौन था जो जुंटा उसने एस्टैब्लिश किया था? मदर असमत बेगम, फादर मिर्जा गयास बेग इत्मादुद्दौला, ब्रदर असफ खान एंड प्रिंस खुर्रम। विलियम हॉकिंस विजिट किया था, इंग्लिश खान का टाइटल दिया उसको 1608 से 1611 के बीच में। सर थॉमस रो ने विजिट किया 1615 में। ये देख रहे हो 1615 ये 1615 ये दोनों साथ में ही हुआ है। 1650 में ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ हुआ है, 1650 में थॉमस रो आया था। एज एन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन, अजमेर में उन्होंने अटेंड किया जहांगीर को। बांडू अहमदाबाद अजमेर गए उसके साथ, और एक साल आगरा में रुके थे। पीटर मुंडी शाहजहां के टाइम पे आया था, शाहजहां वापस देख लेंगे। फ्रांसिस्को पेल्सार्ड डच ट्रैवलर है, डच ट्रैवलर, जहांगीर के टाइम पे आया था। उसकी बुक है रेमोन्स्ट्रेंसी। मुगल पेंटिंग के बारे में इसमें वर्णन है। मुगल पेंटिंग जहांगीर के टाइम पे एकदम पीक पे चली गई। दो पेंटर्स हमने देखे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। मंसूर को बोला नादरुल असरा, अबुल हसन को बोला नादरुल जवान। उस्ताद मंसूर बनाते थे प्लांट्स और एनिमल्स की पेंटिंग, अबुल हसन बनाते थे इंसानों की पोर्ट्रेट। जहांगीर ऑथर भी था बड़ा अच्छा, तुजुके जहांगीरी लिखी इसने पर्शियन में। ये वाली पर्शियन है, कोर्ट लैंग्वेज अब पर्शियन हो चुकी है, बट क्योंकि वो टर्क था तो वो तो अपनी जो मातृभाषा है उसी में लिखेगा, राइट। इसके बाद महाबत खान, खुसरो ने पहले रिवोल्ट किया 1606 में, खुर्रम ने किया 1623 में, महाबत खान ने उसको न्यूट्रलाइज किया। महाबत खान खुद करता है 1626 में। बाबर और जहांगीर की जो कब्रें हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो काबुल और शहादर रिस्पेक्टिवली हैं देश के बाहर। इत्मादुद्दौला का टूम नूरजहां ने बनवाया। क्वेश्चन दिया तो शाहजहां भी जहांगीर भी टिक कर सकते हो। एंटायरली मेड अप ऑफ मार्बल है, ये इसकी खासियत है। क्वेश्चन पूछ लेता है पित्रादूरा क्या होता है। ये एक टेक्निक होता है, किसी भी वॉल या पिलर के पार्ट को डेकोरेट करने का पत्थरों की मदद से। छोटे छोटे पत्थर चिपकाए जाते हैं। गोविंद पैलेस जो बनाया वो राजा बीर सिंह देव ने बनाया, दतिया एमपी में। क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी टाइम पे बना था, इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, इसलिए यहाँ पे नाम दे दिया है। जहांगीर इज क्लियर। शाहजहां पे चलते हैं। यस सर। ठीक है, चलो। शाहजहां इज शहजादा खुर्रम, बॉर्न इन 1592। ठीक है, तो उसके राजा बनने के काफी पहले ही शाहजहां का बर्थ हो गया था। लाहौर में बॉर्न हुआ। हिज मदर वाज जगत गोसाई, डॉटर ऑफ अ रूलर ऑफ मारवाड़ उदय सिंह। शहजादा खुर्रम मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम, द डॉटर ऑफ आसिफ खान इन 1612 AD। यहाँ पे आसिफ खान दिया है, वहां पे असफ खान दिया था। वी डोंट नो इफ दे बोथ आर सेम और नॉट। सर दे मे आर बी, मे सेम। बी नॉट, मे बी और मे बी नॉट, यस। और मतलब रिलेशंस होते थे फैमिली में ही, तो यस पॉसिबिलिटी है दे माइट। 1612 AD में उनकी शादी हुई। शी वॉज फेमसली इन हिस्ट्री एज मुमताज महल। शाहजहां अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सैनी। टाइटल तो वैसे पूछना मुश्किल है, बट इसको देख लो थोड़ा, इसने अपने जो प्रीडिसेसर्स थे उससे थोड़ा सा अलग जाके अपना नाम रखा।
अबुल मुजफ्फर, शहाबुद्दीन मोहम्मद, साहिब किरण सैनी। तो सिकंदर सैनी कौन था? अलाउद्दीन। क्या पीरियड था उसके रीन का? कब राज किया 96 उसने? 13 90 1296 सॉरी 1296 होगा। 1296 से लगभग 1320 के आसपास तक। 1316 1360 16 1316 16 ओके या Yes. 1316। शाहजहां पे चल रहे हैं हम। हिज कोरोनेशन टुक प्लेस इन आगरा। उसका कोरोनेशन आगरा में होता है। आगरा की कैपिटल। ही शिफ्टेड द कैपिटल, ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसने आगरा से दिल्ली कर दिया कैपिटल, ठीक है। अब तक तो कैपिटल आगरा, इसने आगरा से वापस दिल्ली कर दिया। अहमदनगर was included in the Mughal Empire during his reign. Hussain Shah, the last ruler of Ahmednagar, was imprisoned in the fort of Gwalior. Nizam Shah Sardar Shahaji Bhosle, father of Shivaji, continued the struggle with Mughals in the name of one child, Murtaza III. यानी इन्होंने अहमदनगर के निज़ाम को कैप्चर तो कर लिया, लेकिन उसका बेटा अभी भी इंडिपेंडेंट था, कैप्चर नहीं था, तो उसको एक थ्रोन पे बिठा के ये लोग जो शाहजी भोसले थे ये स्ट्रगल कर रहे थे अभी भी। Finally, in 1636 AD, Shahji got surrounded by the Mughals in the Chunar Fort. चुनार फोर्ट को हुमायूं ने भी कैप्चर किया है। किसी को साल याद है चुनार फोर्ट का कैप्चर कब होता है? 1532 रायसेना फोर्ट और चुनार फोर्ट को इन्वेड किया था। जो आप डीसी के याद रख रहे हो उसी के बीच में डी के बाद याद रख सकते हो, डीसीसी के। चुनार फोर्ट का इन्वेजन 1532 में हुआ था। 1531 में देवरा था या दौरा था, और उसके बाद आता है चुनार फोर्ट का इन्वेजन इन 1532, फिर आता है चौसा 1539, फिर आता है खनवा या बेलीग्राम 1540, फिर सरहिंद 1555। तो चलो सर बाबर शाहजी की जो डेथ है वो भी शायद ये 32 वाली जो थी उसमें लीडर बाबर लास्ट था ना शायद। किसमें? 32 जो फाइट हुई थी ये चूनर वाली, इसके बाद शायद 32 बाबर नहीं था, एम्परर। नहीं, 1529 के बाद बाबर का कोई रोल नहीं है। अच्छा यानी 1529 में डेथ हुई। 1529 के बाद बाबर का कोई खास रोल नहीं है। तो 1530 में तो उसकी डेथ हो गई थी, वो स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी फेमस वाली। 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। हाँ सर। कहानी है कि बहुत तबीयत खराब थी हुमायूं की, सो बाबर डिड सम रिचुअल और उसने वो सारी बीमारी अपने ऊपर ले ली। धीरे धीरे हुमायूं ठीक होता गया, धीरे धीरे बाबर बीमार होता गया, एंड देन फाइनली हुमायूं डाइड। उसने अपने बेटे से वचन टाइप लिया था कि आप मतलब अपने भाइयों के साथ थोड़ा अच्छे से रहना, इसीलिए आफ्टर रिपीटेड अटैक्स वो अपने भाइयों को मारता नहीं है, हुमायूं मारता नहीं है। बहुत ज़्यादा वो लोग विद्रोह करते हैं, उसके बाद भी हुमायूं मारता नहीं है। तो 1530 में ही मर चुका है बाबर, तो 1532 में तो उसका कोई रोल नहीं है चुनार वाले फोर्ट में, ठीक है। ओके सर, अंडरस्टूड। चलो ये पार्ट इतना खास नहीं है अहमदनगर का इन्वेजन वगैरह, बट एक बार ध्यान दे देते हैं कि 1633 में इसी के टाइम पे यानी शाहजहां के टाइम पे अहमदनगर अंडर आया था, इतना ध्यान रख सकते हो। Again, Murtaza III was imprisoned in the Gwalior fort and Shahji accepted the service of Bijapur state. जब हम शिवाजी की जब हिस्ट्री कोई पढ़ता है तो फिर ज़्यादा इसका वर्णन मिलता है शाहजी के हिस्ट्री का। औरंगजेब was the governor of Deccan during 1636 to 1644. औरंगजेब को साउथ से बड़ा प्रेम था, बहुत ज़्यादा वो साउथ में रहा। इन द reign of Shahjahan, he was reappointed at his designation in 1652. He remained at this designation till the victory in the war of succession and becoming the Mughal emperor. ये जाने दो। कांधार वॉज द कॉज ऑफ, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, कांधार से के लेके थोड़ा इशू हो गया, आज का कांधार थोड़ा इशू हो गया था बिटवीन शाह ऑफ ईरान, ईरान में शाह होते थे, एंड मुगल रूलर्स की उसका रूलर कौन होगा, मुगल रूलर्स, बिकॉज इट बिकेम अ प्रेस्टिजियस इशू फॉर द पर्शियंस एंड मुगल। द लॉस ऑफ कांधार वॉज स्ट्रेटेजिकली अ बिग ब्लो टू मुगल एम्पायर। देयर लॉस ऑफ कांधार वॉज एक्सपोज्ड, loss of Kandahar exposed the Mughal kingdom to outside attacks. Finally, Kandahar slipped out of the hands of Mughals during the period of Shah Jahan, weakening the Mughals on the northwest frontier.
कांधार एक रीजन है, आप लोगों को अगर उसकी ज्योग्राफी पता हो, अफगानिस्तान का पार्ट है। बोथ दी पर्शियन एम्पायर और इंडिया का जो एम्पायर है, दोनों उस पर होल्ड बनाना चाहते हैं और दोनों के ही पास है वो। अब तक तो वो मुगल्स के पास था, बट शाहजहां के टाइम पे कांधार का डिस्प्यूट होता है और वो शाहजहां के टाइम पे कांधार जो है वो हाथ से स्लिप हो जाता है मुगल्स के। तो ध्यान रखना है, अहमदनगर कब आया था? शाहजहां के टाइम पे। कांधार कब स्लिप हुआ? शाहजहां के टाइम पे। और बाकी लाइंस का यही मतलब था कि नाउ देवर मोर प्रोन टू अटैक्स, वहां से अब अटैक्स होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, वीकनिंग देयर एम्पायर। मोटिव बिहाइंड शाहजहां बल्क एंड बदख्शन, ये देखो ये सारे इंटीरियर चीजें ये अब पूछ सकता है। द मोटिव बिहाइंड द शाहजहां बल्क एंड बदख्शन कैंपेन वाज टू सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्क एंड बदख्शान which shares his boundary with Kaudil, so it became a buffer state between Mughals and Persians. इधर से मुगल एम्पायर या इंडिया में एक एम्पायर भी बढ़ रहा है, वहां से पर्शिया में भी एक एम्पायर बढ़ रहा है, बहुत जाहिर सी बात है दोनों एम्पायर्स के बीच में क्लैश होगा, दोनों अपने रीजन को और बढ़ाना चाहते हैं। तो बीच में बफर स्टेट, जो हम इंटरनेशनल रिलेशन बफर स्टेट की थ्योरी पढ़ते हैं, नेपाल, भूटान, दे आर बफर स्टेट्स बिटवीन इंडिया। अर्लियर तिब्बत वाज बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो बल्ख और बदख्शन एक बफर स्टेट बन गए कि दो बड़े एम्पायर्स के बीच में आप एक बफर स्टेट है जो दोनों के बीच में क्लैश नहीं होने देंगे। अगेन ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बल्क बदख्शन कुछ है तो दिस इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ शाहजहां। Shahjahan's period was considered to be the golden age of Mughal period because time there has been this time there has been a substantial development in the field of art. हमने देखा जहांगीर के टाइम से आर्ट शुरू हुआ और अब तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। Art, literature and education. In this period, two styles of Persian languages were prevalent. First were the Indian Persian, second was Iranian Persian. Abul Fazl was the best promoter of Indian Persian style. The scholars of this style were अब्दुल हमीद लाहौरी, नाम इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस देखते चलो कि किसके टाइम पे है। अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस तो खाली वारिस याद रख लो, चंद्र ब्राह्मण तो कुछ याद कर लो, चांद ब्राह्मण रिलेटेड, अब्दुल हमीद लाहौरी से केवल लाहौरी याद रख लो। किसके टाइम पे ये सब? शाहजहां के टाइम पे। ईरानियन पर्शियन स्टाइल वर अमीनी, कजवानी, जलालुद्दीन तब्तबाई, ये सब तो देखने की जरूरत नहीं है। शाहजहां अपॉइंटेड पर्शियन पोएट्री स्टाइल पोएट कलीम, कलीम था इनका राजकवि, रट्टा मार लो, राजकवि कौन था? कलीम, कलीम सलीम, सलीम कलीम, ठीक है, इसके पिता का नाम था सलीम, इसने पोएट अपॉइंट किया कलीम। इन एडिशन टू कलीम, पर्शियन पोएट्स सईद गिलानी कुदैसी, मीर मोहम्मद काशी, सलीम मशी, रफ़ी फारूक, मुनीर शोदा, चंद्रबाज ब्राह्मण, ये सब सेकंड थर्ड लेयर में अगर जब पढ़ते रहोगे तब एक आध बार नजर मार लेना, पहले लेयर में तो जरूरत नहीं है। ये आ गया इंपॉर्टेंट नाम, कविंद्राचार्य was a dependent poet of Shahjahan and had perfect combination of Avdi and Brajin language. Dependent poet मतलब उनके कोर्ट में बैठता था और जो भी अपना फाइनेंशियल मैटर्स के लिए शाहजहां पे ही डिपेंडेंट था। कविंद्राचार्य किसके टाइम पे थे? शाहजहां के टाइम पे, सीधा पूछ लेगा, 3-4 जन का नाम दे देगा, बोल देगा किसके टाइम पे थे, ठीक है। तो कविंद्राचार्य शाहजहां। कविंद्र कल्पलात किसके प्रेज में लिखा गया है? शाहजहां के प्रेज में। क्वेश्चन दे देगा जहांगीर, क्वेश्चन दे देगा औरंगजेब या अकबर, नाम याद रखना है। कविंद्राचार्य शाहजहां के टाइम पे, कविंद्र कल्पलत शाहजहां के टाइम पे। He requested the emperor for abolition of the pilgrimage tax, या जिसे कहते हैं जजिया। उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। कौन था पहला मुस्लिम टू स्टडी दी पुराणास? पहला मुस्लिम कौन था टू स्टडी दी पुराणास? अल-बिरूनी। अल-बिरूनी, ग्रेट। तो कविंद्राचार्य ने रिक्वेस्ट किया था बट बचाया कि नहीं हटाया। उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज बाय हिज सन दारा शुको। ये नाम इंपॉर्टेंट है। टाइटल इज सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर आया तो याद रखना वो दारा शिकोह से रिलेटेड है। अकबर मार के मत आना, या जहांगीर मार के मत आना, या उसका फादर हुमायूं मार के मत आना। सिर्रे अकबर आया इज रिलेटेड टू दारा शिकोह। ये बुक है जो दारा शिकोह ने ट्रांसलेट करवाई है, लिखवाने उपनिषद को ट्रांसलेट करवाने के बाद जो नाम रखा उसका वो सर्रे अकबर रखा है। 52 उपनिषद को ट्रांसलेट किया था। लेन पूल नेम दारा शुको है लिटिल अकबर, ठीक है। लिटिल अकबर किसको बोलते? दारा शुको को, कुछ जाने के चांसेस कम है, बट सिर्रे अकबर दारा शुको दारा शुको सिर्रे अकबर, याद रखना। शाहजहां गेव हिम द टाइटल ऑफ शाह बुलंद इकबाल। कौन है ये? दारा शुको। मजमाउल बहरैन, बहरैन देश का नाम सबको पता है, किसने लिखा है? दारा शुको ने। सिर्रे अकबर, मजमाउल बहरैन,
शाह बुलंद इकबाल कौन है सब? दारा शिकोह। सिर्रे अकबर बुक का नाम है। मजमाउल बहरैन भी बुक का नाम है। रट्टा मारना आसान है, अकबर से याद कर लो दारा शिकोह को। बहरैन एक देश का नाम है, बहरैन से याद कर लो दारा शिकोह को। शाह बुलंद इकबाल कौन है? दारा शिकोह वॉज द फेवरेट सन ऑफ दारा शिकोह, सॉरी फेवरेट सन ऑफ शाहजहां। दारा शिकोह सबसे फेवरेट बेटा था शाहजहां का। शाहजहां कलेक्टेड डिजाइनर्स इंजीनियर्स और उसने सबको मिला के बना दिया ताजमहल। जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली ये भी शाहजहां ने बनाई है। अब बिल्डिंग्स देखना चालू करो। दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब नाम हमने पहले भी देखे हैं, है ना? अकबर के टाइम पे भी देखा था ये सब। यस सर। दीवाने और दीवाने खास तो वापस से क्यों बनवा रहा है ये? सर दिल्ली में बनवा रहे हैं ना, वो तो आगरा में था। यस, उसने वो फिर फतेहपुर सिकरी में बनवाया था, आगरा में बनवाया था, ये सब कुछ बनवा रहा है वापस। दिल्ली में नाम सेम रखा है। मोती मस्जिद, ये दीवाने आम, दीवाने खास। दिल्ली में किसी ने विजिट किया होगा रेड फोर्ट तो ये सब देखने मिल जाता, दीवाने आम, दीवाने खास। ठीक है, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, सब कुछ शाहजहां का बनवाया। और नगीना मस्जिद, हेंस इट इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, शाहजहां एज अकबर फतेहपुर सीकरी उसने एस्टैब्लिश की थी। एक सिटी का नाम है शाहजहानाबाद इन दिल्ली 1648 AD। ट्राइड टू एक्विप इट बाय बिल्डिंग मेनी ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स अराउंड इट। बहुत सारा अब तो इसमें से तोड़ दिया अंग्रेजों ने। रेड फोर्ट भी बहुत बड़ा था, उसको काफी बड़ा हिस्सा टूट गया है, थोड़ा सा इनविजिबल है अब। रेड फोर्ट इज द मेन बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट की गई थी। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1648 AD। द नेम ऑफ द वेस्टर्न एंट्रेंस लाहौरी दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, ये सब क्या है? ये सब गेट्स के नाम है। Among the sons of Shah Jahan, eldest Dara Shikoh was the most educated scholar and writer. He studied many Hindu texts and translated the Hindu texts like Upanishads. हमने देखा ऊपर योग वशिष्ठ, भगवत गीता एटसेट्रा ये सब उसने पर्शियन में ट्रांसलेट की। मुगल एम्पर शाहजहां जो था उसने ईरानियन कोर्ट ट्रेडिशन सजदा, सजदा किसने शुरू किया था? सजदा सजदा पबोस बलबन। बलबान, अलबन। यस बलबान ने चालू किया था सजदा और पबोस, और यहाँ जाके ये बंद हो गया। सजदा का सिस्टम बंद हो गया, सजदा का कस्टम बंद हो गया। Elphinstone has written about the period of Shah Jahan as that the period of Shah Jahan was the most prosperous in the Indian history. ठीक है, कोई बात नहीं। शाहजहां क्या देखा हमने? इंपॉर्टेंट चीजें रट्टा मारने वाली। जगत गोसाई की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, जगत गोसाई का बेटा था वो, उसका नाम खुर्रम था, ये भी याद रखना। अर्जुमंद बानो बेगम जिसका दूसरा नाम मुमताज महल है, उसके साथ उसने शादी की, ये उसने टाइटल लिया। अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरने सैनी। आगरा से उसने दिल्ली शिफ्ट किया। अहमदनगर आया इसके रीन में, शाहजहां के रीन में, मुगल एम्पायर में। कांधार एक इशू बना शाह ऑफ ईरान के साथ शाहजहां के टाइम पे, और कांधार स्लिप भी कर गया, मतलब इनके इन्फ्लुएंस से निकल गया या इनके टेरिटरी से निकल गया। बल्क और बदख्शन कैंपेन्स किए इसने ताकि बफर स्टेट बनाया जा सके बिटवीन हिम, हिज एम्पायर एंड ईरान, पर्शिया। लाहौरी, वारिस, ब्राह्मण, चंद्रब्राह्मण ब्राह्मण कब थे ये सब? शाहजहां के टाइम पे। कलीम कौन था? राजकवि कलीम, सलीम कलीम, सर कविंद्राचार्य कहते तो शाहजहां के सर टाइम ये पे। है कि सर वो जो मतलब बल्क वाली लड़ाई थी वो उसने फरगाना को लेने के लिए करी थी, और इसमें भी भेजा उसने अपने दारा शिकोह को ही था, बट दारा शिकोह हार क्लेम्स गया था। हिस्टोरियन करते हैं ऐसे क्लेम्स, यस जो सर। भी आपको मिलेगा उसके अलग अलग, कि बाबर बहुत ज़्यादा क्योंकि वो फरगाना वैली से मोटिवेटेड था। था। यस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था बाबर से, तो रिक्लेम करने के लिए, क्योंकि बाबर हार गया था। कौन सा युद्ध था वो? शहबानी खान से हारा था। शाबानी खान से हारा था। कौन सा युद्ध था? सिरे सरे पुल की लड़ाई कहते हैं उसको, हाँ सर, सरे पुल, सरे सरे पुल। पुल की लड़ाई। एक अच्छा सीरीज भी कोई आया था इसके ऊपर, उसमें बाबर की पुरानी हिस्ट्री आपको देखने मिल सकती है, यस सर, फरगाना उसमें वाली। एक्चुअली तीन आई हुई है सर सीरीज, इस पे सबके ऊपर सीरीज आई हुई है। यस, तो हिस्टोरियंस अपना अपना व्यू रखते हैं इसके ऊपर, क्या रीजन हो सकता है। कुछ को लगता है पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, कुछ को लगता है कि कुछ इमोशनल रीजन था, कोई उसको पॉलिटिकल वे में ले लेगा कि नहीं उसको एक बफर स्टेट बनाना। अब किसी एरिया पे आप डायरेक्ट राज अपना एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, तो आप उस पर अपना इन्फ्लुएंस रख देते हो, राइट? अपना एक आदमी बिठा दोगे उसकी कोर्ट में, तो राज वो करेगा। बट आप ध्यान रखने के लिए, जैसा ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ करते थे, देयर आर वेरियस मीन्स थ्रू विच यू कैन एक्सटेंड योर
इन्फ्लुएंस ओवर ए रीजन, कहीं से आप डायरेक्ट राज करोगे, कहीं से आप टैक्स लोगे, कहीं से नहीं लोगे। हिस्टोरियंस का व्यू है। हम देख लेते हैं कलीम, राजकवि कौन था, इसका पोएट कौन था, कलीम, सलीम कलीम। कविंद्राचार्य, कविंद्र कल्पलत किसके रिलेशन में लिखा गया, किसके ऊपर लिखा गया, शाहजहां के ऊपर। याद रखना ये चीज, रट्टा मार लो, ये सब लाइन सीधी रट्टा मारने वाली है, सीधा उठ के आ जाएगा। सिर्रे अकबर, दारा शुको। मजमाउल बहरैन, दारा शुको। शाह बुलंद इकबाल, दारा शुको। ठीक है। जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, शीश महल, नगीना मस्जिद, सब कुछ बनाया है शाहजहां ने। शाहजहानाबाद भी बनाया है, ये दरवाजे बनाए हैं, लाहौरी दरवाजा, दिल्ली दरवाजा दिख भी जाएगा, अगर दिल्ली के रीजन को देखोगे तो ये सब देखने मिल जाता है, दरवाजे। सजदा का सिस्टम इसने बंद कर दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चले औरंगजेब के ऊपर। (1636 से 1644 तक ये डेक्कन का गवर्नर था, बाद में हटा दिया गया था, फिर 1652 में वापस रख दिया। शाहजहां को सक्सीड किया औरंगजेब ने, बहुत इसमें एक इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, वो भी देखते हैं। मुगल थ्रोन बट नॉट विद द रूल ऑफ सक्सेशन, रूल ऑफ सक्सेशन होता नहीं था मुगल्स में, और आजकल कुछ हिस्टोरियंस डिस्कस करते हैं कि यही रीजन भी था फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, बिकॉज देयर वाज नो रूल ऑफ सक्सेशन, जो कि प्रेजेंट था ऑटोमन्स में, वहां रूल ऑफ सक्सेशन होता था। ओके सर। द स्वॉर्ड वॉज अ सिंबल ऑफ पावर इन द मुगल पीरियड, मतलब जो लड़ेगा, जो जीतेगा, वो सक्सीड करेगा। डिसीजन ऑफ सक्सेशन वाज सस्टेन्ड ओनली बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द स्वॉर्ड। द कोरोनेशन ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब हेल्ड ट्वाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 बार उसने अपना कोरोनेशन करवाया था। एम्परर टू होल्ड डबल कोरोनेशन ऑफ हिमसेल्फ इज औरंगजेब। सजदा किसके टाइम पे बंद हुआ? शाहजहां। चालू कब हुआ था? बलबान। 66 to 87, 1266. His coronation was first held in July 31, 1658, दिल्ली में। His second coronation took place after his success in the Battle of खजवा एंड देवराय। दोनों बैटल का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखो। कब? जून 1569 में, 1659 में, 1658, 1659। अकबर जहांगीर का कोरोनेशन कब हुआ था? 1605। जहांगीर 1605 में जब अकबर मर गया और था। इसका हुआ है 1658 और 1659 में। शाहजहां का हुआ था 1627 में। 1627। ओके सर। जहांगीर का रीन लगभग कितने सालों का हो गया? 22 सालों का। यस सर। ठीक है। 1658, 1659 बैटल ऑफ खजवा, बैटल ऑफ देवराई। अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी का इसने वापस ले लिया। गाजी इसके पहले भी लिया गया था जहांगीर के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आलमगीर भी कहते थे, आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर, ही सैट ऑन द थ्रोन एज मुगल एम्परर, आलमगीर भी कहते थे। 1658, 1659 ये 2 साल इसने अपना कोरोनेशन करवाया। औरंगजेब और दारा शुको के बीच में वॉर होती है, धर्मत। ऐसा सोच लो, धर्म की लड़ाई है, धर्मत। धर्मत में दोनों के बीच में वॉर होता है नियर उज्जैन। दारा शुको वॉज सपोर्टेड बाय राजा जसवंत सिंह ऑफ जोधपुर एंड औरंगजेब वॉज सपोर्टेड बाय प्रिंस मुराद, भाई था इनका। बैटल ऑफ समूहगढ़, ये होती है औरंगजेब एंड मुराद जॉइंट फोर्सेस अगेंस्ट दारा शुको। 2 वॉर होते हैं, एक होता है धर्मत में, एक होता है समूहगढ़ में। 1658 में, 1658 में, एक अप्रैल में, एक मई में, 2 महीने में 2 लड़ाई होती है। एक होती है धर्मत में, एक होती है समूहगढ़ में। धर्मत, समूहगढ़, सारे बैटल्स का नाम याद रखो, है ना। देवरा, चौसा, कन्नौज या बिलीग्राम और सरहिंद, पानीपत, खनवा, चंदेरी, घाघरा, और अब ये आगे 2, धर्मत और समूहगढ़। साथ में है प्रिंस मुराद। मुराद किसके साइड है? औरंगजेब के साइड है। दारा शुको एक तरफ और दारा शुको एक तरफ, औरंगजेब और मुराद की फोर्सेस एक तरफ। अब इसके बाद आता है शहजादा सुलेमान शुको, ये दारा शुको का बेटा था। दारा शुको जब हार गया
तो शहजादा सुलेमान शुको ने बाद में लड़ने की कोशिश की। तो ही वाज सन ऑफ दारा शुको हु वाज डिफीटेड बाय औरंगजेब इन द वॉर ऑफ सक्सेशन एंड सॉट रेफ्यूज फ्रॉम द रूलर ऑफ श्रीनगर गढ़वाल पृथ्वी सिंह। इनके पास सुलेमान शुको, शहजादा सुलेमान शुको ने रेफ्यूज लेने की कोशिश की, बट हिज सक्सेसर मेदिनी सिंह handed him over to Aurangzeb. Sulaiman Shukko was imprisoned in Gwalior's fort and later he was killed by excessive dose of opium. दारा शुको को मारने के बाद सुलेमान शुको ने रेफ्यूज ले लिया श्रीनगर के गढ़वाल किंग पृथ्वी सिंह के पास, बट पृथ्वी सिंह के सक्सेसर मेदिनी सिंह ने इसको हैंडओवर कर दिया क्योंकि वो औरंगजेब के साथ कोई इशू नहीं चाहता होगा या उसके साथ अच्छे रिलेशन चाहता होगा, और फिर औरंगजेब ने मार दिया शहजादा सुलेमान शुको को। In the beginning of 1665 AD, Aurangzeb sent a large army under the leadership of Raja Jai Singh to suppress Shivaji. ये तानाजी नाम की मूवी में भी दिखाया गया है। जय सिंह was कछावा रूलर। एक और कछावा से रिलेटेड एक और चीज हमने देखी है, कछावा रूलर। सर शुरुआत में जोधाबाई was चचावा कछावा, कछवान, कछावा। कछावा रूलर्स कौन थे? अकबर ने जिस प्रिंसेस से शादी की थी वो कछावा रूलर से, राजा बहारमल ऑफ आमेर, who was expert in both arts, peace and war, art of peace and war. He was a clever diplomat and he understood. अब नाम इसमें याद रखना है राजा जयसिंह का। जयसिंह गए थे सप्रेस करने शिवाजी को, ठीक है। कछावा कहाँ पे थी सर डायनेस्टी? कछावा हमने पढ़ा था, कछावा राजपूत से हैं, जो जोधाबाई कछावा राजपूत से आती हैं। ओके सर। क्वेश्चन जो होता था वो ये होता था कि वो वाली जो अकबर की वाली है। यस 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 यस। क्वेश्चन ये आता था कि मुगल्स ने किसके साथ पहली बार ऐसे ये मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए? सो देवर कछावा राजपूत के साथ बनाए। ओके सर। फर्स्ट जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप ऐसे बनाया गया, ठीक है सर, राजपूत के साथ, वो कछावा के साथ। या इंडिया में इन लोगों ने जो शादी की पहली बार वो की जोधाबाई, तो वो कछावा थी। तो कछावा रूलर के साथ उन्होंने की थी। तो ये वापस से जब यहाँ मेंशन हुआ तो मैं वापस से पूछा। यहाँ हमें याद रखना है कि राजा जयसिंह एक बड़ी आर्मी लेके गए थे शिवाजी को सप्रेस करने। शिवाजी वो एक बहुत बड़े डिप्लोमेट भी थे, वाज अ वेरी क्लेवर डिप्लोमेट। ही अंडरस्टूड दैट इट वाज नेसेसरी टू हैव फ्रेंडशिप विद शिवाजी टू विन बीजापुर। Hence, despite the victory of the Mughals on the fort of Purandar and the siege of Raigad, he made a treaty with Shivaji under the name Treaty of Purandar. बहुत फेमस ट्रीटी है मराठा हिस्ट्री की, in the year 1665. इसका मतलब यही है 1665 में औरंगजेब ने बड़ी सी आर्मी भेजी राजा जयसिंह के ऊपर। राजा जयसिंह ने पुरंदर को सीज किया था, उसके बाद वो जीत भी गए, लेकिन उन्होंने फिर भी दोस्ती कर ली शिवाजी से क्योंकि उनको बीजापुर पे हमला करना था। ये सब कब हुआ? 1665 में। कोरोनेशन कब हुआ था? 1658, 1659। मोहम्मद अकबर रिबेलियस सन रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर। ये कौन है? ये औरंगजेब का बेटा है, मोहम्मद अकबर। 1681 में उसने रिबेल कर दिया औरंगजेब के खिलाफ, वीकनिंग द औरंगजेब पोजीशन अगेंस्ट राजपूत। जाके राजपूतों के साथ मिल गया। अकबर वाज डिसअपॉइंटेड विद द war against Rajputs. He did not believe in the success of his father's fanatic policy and he was generous with ideas. On the same occasion, King Raj Singh of Mewar and Durga Das of the Rathore leader of Marwar, proposed to him that if he declared himself the king of India, the forces of both Mewar and Marwar would help him. The contemporaries of Aurangzeb considered him as Shahi Dev. चलो, ये इसका क्या मतलब था कि उसके एक बेटे ने उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, कुछ लोकल रूलर्स ने उसको सपोर्ट कर दिया कि तो खुद को डिक्लेयर कर दे एज द एम्परर ऑफ इंडिया एंड देन वी विल सपोर्ट यू टू रिप्लेस औरंगजेब एज द एम्परर ऑफ इंडिया। इवेंट है, याद रखना, एक सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो यस और नो में या ट्रू या अनट्रू में आपको समझना होगा उसको। तो बस यस किसी ने रिवोल्ट किया था, यस उसके बेटे ने किया था, इवेंट याद रखना है। ये आ गया इंपॉर्टेंट चीज। जिंदा पीर कौन है? जिंदा पीर या शाही देवरेश, ये है औरंगजेब। औरंगजेब को कहते थे जिंदा पीर। बहुत सिंपल लाइफस्टाइल थी। यस, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल थी। जो टूम है, जो मौजलम है औरंगजेब का, बहुत ही सिंपल है। वो वीविंग करता था, ऊन का होता ना, ऊन, वुल, वुल से वो कैप बनाता था बेसिकली। यस, बनाता था। मूवीज में भी कई बार जब उसको दिखाया जाता है तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है उसी से। तो उसको बेच के उसका वो ट्रेड भी करता था पर्सनल लेवल पे, बहुत ही छोटा सा। उसके बाद उसको जो
जो उसको पैसे मिलते थे, यस, जो उसको पैसे मिलते थे उसने कुछ 25 रुपए जमा किए थे शायद, और उसने कहा था कि इसी 25 रुपए में मेरा जो भी बनवाना, इसी 25 रुपए में बनवा देना। तो उसका बहुत ही सिंपल सा टूम्ब है, औरंगाबाद में है आई थिंक, और उसने कहा था कि उसकी जो मज़ार होगी उसको भी कच्चा ही रखना, तो वो बस मिट्टी का ही है, कुछ है नहीं उस पर बड़ा सा, और उस पर सनलाइट पड़नी चाहिए, मतलब ऊपर छत नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल था। सर जो औरंगजेब था सर, औरंगाबाद भी मतलब उसने ही इस्टेब्लिश किया, मतलब लग तो वही रहा है उसके नाम से, औरंगाबाद से। नाम पे उसके उसने एस्टैब्लिश नहीं किया, शहर था पहले से, बट उसने नाम बदल देते हैं जो, जिसे एस्टैब्लिश करने वाली बात बोलते हैं। शाहजहानाबाद एस्टैब्लिश किया, एस्टैब्लिश करने का क्या मतलब होता है, यू मेक अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स ओवर देयर। जैसे फतेहपुर सीकरी एस्टैब्लिश किया अकबर ने, तो उसने वहाँ पे नई बिल्डिंग्स बनवाई बहुत सारी, एक पूरा नया कॉम्प्लेक्स ही डेवलप किया। औरंगाबाद के साथ ऐसा केस नहीं है, उसने वहाँ पे बीबी का मकबरा बनवाया है, बट सिटी में ऐसा कोई खास ऐसा जैसे शाहजहानाबाद तुगलकाबाद में हम देखते हैं उनने फोर्ट्स बनवाए, और वैसा नहीं किया। वो वहाँ रहता था क्योंकि उसको साउथ कैप्चर करने का बहुत ही क्रेज था। लास्ट 25 ईयर्स आई थिंक उसने साउथ में ही निकाले हैं, मतलब महाराष्ट्र वाले रीजन में, बट एस्टैब्लिश नहीं किया, नाम बदला है, यस, नाम रखा गया है। तो जिंदा पीर और शाही देवरेश कौन है? औरंगजेब। Adopted an aggressive policy against Golconda and Bijapur. Perhaps he would have demolished both these states, but according to the order sent by Shah Jahan in consultation with Dara Shikoh, the battle was suspended. देखो वो जब, अब ये बात आ गई, जब वो गवर्नर था तो जब वो गवर्नर था तो वो गोलकोंडा और बीजापुर के साथ युद्ध कर रहा था, बट दारा शुकू के साथ एक लेटर कंसल्ट करके शाहजहां ने लेटर भेजा कि युद्ध को रोक दो और वापस चले जाओ। तो फिर उससे बहुत इस बात पे गुस्सा भी आया था, बिकॉज ही वॉज विनिंग, बट उसको वापस बुला लिया गया और उसको ट्रीटी करने बोल दिया गोलकोंडा और बीजापुर के साथ। आफ्टर बिकमिंग द एम्पायर ही टुक द प्लान टू लॉजिकल कंक्लूजन एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर बीजापुर एंड गोलकोंडा। जो वो नहीं कर पाया था उसने अब किया। ड्यूरिंग द reign of Aurangzeb, most of the commanders in the Mughal army were Hindus. During his reign, 31.6% of the total generals were Hindus. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे ज्यादा हिंदूज अगर किसी के कोर्ट में या आर्मी में रहे तो वो औरंगजेब है। मोस्ट ऑफ द कमांडर्स इन द मुगल आर्मी वर हिंदूज। यस, तो क्वेश्चन आएगा तो बहुत जोर लगा के लोग अकबर मार के आएंगे, है ना, कि वो तो बड़ा सेक्युलर आदमी था, शायद उसने किया होगा। नहीं, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से औरंगजेब बहुत ही स्मार्ट इंसान था, और उसने मुगल आर्मी में बहुत सारे हिंदू कमांडर्स रखे हुए थे। ज़्यादातर कमांडर्स हिंदूज थे। 31.6 ऑफ द टोटल जनरल्स जो थे वो हिंदू थे। अमंग हुम मराठास वर मोर देन 50%। जिनसे लड़ रहा था उन्हीं को रखा था अपनी आर्मी में। दैट इज स्मार्टनेस। पीपल नो ईच अदर, राइट, द टैक्टिक्स। तो उसने 50% मराठास को रखा था। ड्यूरिंग द अकबर्स रीन प्रपोर्शन वाज 22%। याद रखने की जरूरत नहीं है। अकबर हैड अबॉलिश्ड जिजिया ड्यूरिंग हिज रीन। औरंगजेब ने उसको रीइंपोज कर दिया है, तो बहुत ही फेमस चीज है। यस, द हिंदूज वर कैटेगराइज्ड इनटू 3 क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स। ये इनकम के बेसिस पे उसने एस्टैब्लिश करके रखा कौन कितना टैक्स देगा। जो जितना कमाता है वो उतना टैक्स देगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि बहुत सारे हिंदू कमांडर्स थे। सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ हिंदू कमांडर्स एंड जनरल्स औरंगजेब के टाइम पे ही थे, इवन इन द कोर्ट। वुमन स्लेव्स अंडर द एज ऑफ 14 years, beggars and unemployed person were exempted from it. Women slaves, children under the age of 14 years and beggars को exempt कर दिया था from paying tax. Subordinate Hindu kings and Brahmins were compelled to pay this tax. Subordinate kings को भी देना पड़ेगा। Subordinate kings यानी जो थोड़ा अभी रूल कर रहे हैं, लेकिन they have accepted the suzerainty of British. Aurangzeb was a Sunni Muslim. तो बात सही बात है। His religious policy was not influenced by any idea of worldly profit. Aurangzeb tried to enforce the Quranic law according to which Muslims needed to carry on jihad या holy wars against non-Muslims. ये दारुल हर्ब यानी कि नॉन मुस्लिम लैंड, इसको कन्वर्ट करना है दारुल इस्लाम में, यानी द लैंड ऑफ इस्लाम। ही स्टॉप्ड पुटिंग तिलक विथ हिज हैंड्स ऑन द फोरहेड ऑफ द हिंदू किंग्स दैट वाज स्टार्टेड बाय अकबर। हिंदू किंग्स जो एक्सेप्ट करते थे डोमिनेशन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जो इंडियन ट्रेडिशन था उसमें वो तिलक लगाते थे, बट ये ट्रेडिशन भी बंद कर दिया। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंगल लाइन में अगर पूछ लिया तो ध्यान में होना चाहिए बस। रट्टा आपको ये मारना है, रट्टा आपको मारना है ये, रट्टा आपको मारना है ये, जिंदा पीर शाही देवरेश, ठीक है। और जो होली दिवाली बसंत मनाया जाता था कोर्ट प्रेमाइसिस में, वो भी बैन कर दिया उसने। प्रोस्टिट्यूट्स वर टू मैरी और लीव द कंट्री।
औरंगजेब बिल्ड द मौजलम फॉर हिज बिलोवेड वाइफ राबिया उद दौरानी, नाम अच्छा अच्छे से याद कर लो, कहाँ पे, औरंगाबाद में राबिया उद दौरानी के लिए बनाया। इसको कहते हैं बीबी का मकबरा, इसको कॉपी कहते हैं ताजमहल का, जो सुंदर दिखता नहीं है बट दिखने में वैसा ही है। सेकंड ताजमहल कहते हैं मोती मस्जिद इनसाइड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ड बाय औरंगजेब। नाम ये देखो, दो नाम है, अच्छे से रट लो, मेहरुनिसा डॉटर ऑफ औरंगजेब, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, इसमें जहां आरा सबसे इंपॉर्टेंट है। और द थ्री डॉटर्स ऑफ शाहजहां यानी औरंगजेब की बहनें। मेहरुनिसा जो है वो बेटी है, जहां आरा, आरा आरा आरा, सारी आरा जो है वो बहनें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। मेहरुनिसा बहुत ही इसकी खास बेटी है, और जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये सब बहनें हैं औरंगजेब की। दी सर अदर इवन डॉटर्स वर जेबुनिसा, नूरजहां का जेतुनिसा। नाम भी पहले मेहरुनिसा ही था। हाँ, नूरजहां का वो बनने से यस पहले। यस यस यस, नाम सबके बदले गए हैं, मुमताज का भी दूसरा नाम था, बदल दिया। चलो, तो ये सब नाम याद रखना है, ये सब बहुत ही इनके साथ ही रहते थे। इवन द मुगल प्रिंसेसेस वो खुद ट्रेड करती थी, अगर मॉडर्न हिस्ट्री सही से पढ़ा होगा तो जो मुगल प्रिंसेसेस होती थी ये लोग ट्रेड करती थी, इनकी शिप्स जाते थे जो इंडिया और इंग्लैंड और दूसरे देशों के बीच में ट्रेड होता था, ये सारी भी करती थी, इनको भी पैसे मिलते थे और ये उस पैसे से ट्रेड करती थी। समर्थ रामदास वाज द ग्रेट सेंट ऑफ महाराष्ट्र, ही वाज बोर्न इन 1608। ये कंटेम्प्रेरी थे औरंगजेब के, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कौन किसका कंटेम्प्रेरी था, राइट, हमने देखा है पीवाईक्यू में। तो समर्थ रामदास वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगजेब। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है औरंगजेब। मुगल दरबार ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद शाह, द टेन्योर ऑफ शाह आलम टू वाज, ठीक है, ये तो अब खत्म होने की बात कर रहा है। अब औरंगजेब का यहाँ रूल खत्म होता है 1707 में, और उसी के बाद 50 साल में सब कुछ हो जाता है, ठीक है, पूरा मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे शाह आलम का रूल कब से कब तक था वो दिया हुआ है। हिज रियल नेम वाज अली गौहर, ठीक है, अभी फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर, ये हम सबको पता है, बहादुर शाह टू। ये जफर जो था वो उसका टाइटल था, वो पोएटिक इंसान था, तो जो पोएट्स होते हैं अपना टाइटल लिखते हैं, तो जफर वाज हिज टाइटल। हिज फादर्स नेम वाज अकबर टू। अकबर टू ने टाइटल दिया था इनको, राजा राम मोहन रॉय को। सर यानी बहादुर शाह जफर के जो फादर फादर थे थे उन्होंने, उन्होंने दिया था। यस, इन्होंने राजा राम, वो भी क्यों दिया था, राम मोहन रॉय जा रहे थे इंग्लैंड, तो अकबर ने उनको बोला कि जरा मेरा बोल देना मेरी पेंशन बढ़ा दे क्वीन से या किंग से। उस टाइम पे जो एम्परर है, जो राजा है इंग्लैंड में, उनसे बोल देना मेरी पेंशन बढ़ा दे, ये उस टाइम पे पेंशन पे थे। तो अब ये सब करने के लिए कुछ तो उनको देना पड़ेगा, तो उनको बोल दिया ठीक है मैं आपको राजा का टाइटल देता हूँ, आज से आपको राजा राम मोहन रॉय। इसके बाद जाके मेरी बात खाली पहुंचा देना इंग्लैंड तक कि मेरी पेंशन बढ़ा दो। ही वाज कॉल्ड एम्परर विदाउट एम्पायर, यस, इनका कोई कुछ था ही नहीं, सब कुछ तो गया। इब्राहिम जौक एंड असदुल्ला खान गालिब टॉट पोएट्री टू बहादुर शाह जफर। हसन अस्कारी वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर। ये जफर के बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनको पेंशन मिलती थी 15 लाख रुपए की, मतलब इनके सारे एस्टेट पे कब्जा कर लिया और इनको थोड़ा बहुत पेंशन दे देते थे, ताकि आप अपना थोड़े सर्वेंट्स को पे कर सको, थोड़ा मेंटेन कर सको अपनी आर्मी को, बस। ये असदुल्ला खान, अब देख रहे होंगे, गालिब का नाम सुना ही होगा सबने, है ना, फेमस यस सर। पोएट फ्रॉम इंडिया, असदुल्ला खान गालिब। ये तो पीवाईक्यू है। निजामुल मुल्क ने एक इंडिपेंडेंट किंगडम हैदराबाद में बना लिया इन 1724। निजाम became the real king after the death of governor मुबारजी खान in the battle of शकूर खेरा। सवाई जयसिंह ऑफ आम्बेर वॉज अ राजपूत किंग, इन्होंने भी अपना जयपुर सिटी एस्टैब्लिश करके अपना अलग किंगडम बना लिया। सवाई जयसिंह इन्होंने बनाया है जयपुर सिटी को, एंड मेड इट द सेंटर ऑफ साइंस एंड आर्ट। ये देखो
जंतर मंतर सुना है सबने, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में उन्होंने ऑब्जर्वेटरीज बनाया जिसको हम जंतर मंतर कहते हैं। जंतर मंतर दिल्ली का, जंतर मंतर जयपुर का, अब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई इन शहरों में। इन शहरों को रट्टा मार लो। ही ट्रांसलेटेड यूक्लिड्स ज्योमेट्री इन संस्कृत। यूक्लिड की ज्योमेट्री को इन्होंने संस्कृत में ऑर्गेनाइज कर उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्योमेट्री को उन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट किया, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में इन्होंने जंतर मंतर बनवाए यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज। जयपुर शहर इन्होंने एस्टैब्लिश किया। निजामुल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद का किंगडम बना लिया, यानी अब धीरे धीरे टूट रहे हैं एम्पायर, राइट। अकबर टू के बारे में हमने देखा, राजा राम मोहन रॉय को उन्होंने राजा का टाइटल दिया क्योंकि इनको चाहिए थी बड़ी पेंशन। गालिब और बहादुर शाह जफर कंटेम्परेरी थे, यस। और इसी के साथ औरंगजेब खत्म। औरंगजेब में हमने क्या देखा, वापस से एक बार देख लेते हैं। कोरोनेशन 2 बार कराया था, इसके बारे में बहुत सारी फैक्ट्स हैं। 2 बार कोरोनेशन कराने वाला कौन, औरंगजेब। जिंदा पीर कौन, औरंगजेब। एक बैटल ऑफ खजुआ और देवराय के बाद में कराया और एक कोरोनेशन तुरंत ही करवा लिया था 1658 में। आलमगीर इसको कहते थे। धर्मत और समूगढ़ की लड़ाई की दारा शिकोह के साथ, साथ में कौन था, मुराद। बाद में मुराद को भी मार दिया था। शहजादा सुलेमान शिकोह जो दारा शिकोह का बेटा था, श्रीनगर गढ़वाल पृथ्वी सिंह के पास चला गया, बट उसके सक्सेसर मेदिनी सिंह ने वापस कर दिया औरंगजेब को और औरंगजेब ने मार दिया। राजा जयसिंह जो कि कछावा राजपूत थे, उनको भेजा था शिवाजी के साथ लड़ाई करने के लिए, वो गए, जीते और ट्रीटी कर ली। मोहम्मद अकबर खुद का बेटा था, उसने रिवोल्ट कर दिया बट फिर हरा नहीं पाया। शाही देरवेश और जिंदा पीर कौन है, ये दोनों औरंगजेब है। लाख बख्श कौन है, लाख बख्श कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान आजम, सुल्तान आजम कौन है, गुड। चलो हमने फिर ये देखा कि औरंगजेब के टाइम पे ज़्यादातर कमांडर्स हिंदू थे। ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन हमने देखी, क्वेश्चन पूछ लेगा तो सारे लोग औरंगजेब अकबर मारे आएंगे। ये इसमें टैक्सेस के बारे में देखा, सुन्नी मुस्लिम था। दारुल हर्ब दारुल इस्लाम देखा हमने। अपनी वाइफ के लिए बीबी का मकबरा बनाया। सेकंड ताजमहल। महरुनिसा बेटी, जहाँ आरा बहन, सारे आरा बहनें हैं, सारी ईसा जो है वो बेटियाँ हैं। समर्थ रामदास उनके कंटेम्प्रेरी थे। और ये हमने देखा कि एम्परर विदाउट एम्पायर था अकबर टू। चिंतले शाह निजामुल मुल्क ने अपना अलग से एस्टैब्लिश कर लिया हैदराबाद को। जयपुर सिटी एस्टैब्लिश कर ली सवाई जयसिंह ने। उन्होंने कुछ शहरों में जंतर मंतर बनाए। ये हम देखेंगे डिसइंटीग्रेशन, बहुत ही छोटा सा है। तो औरंगजेब के डेथ होने के बाद उसका 63 साल का बेटा था मुअज्जम। एक याद रखो मुअज्जम, एक याद रखो शाह आलम। वो लोग नाम बदल देते थे आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन। तो मुअज्जम शाह आलम, इसने थ्रोन को असेंड किया अडॉप्टिंग द नेम ऑफ बहादुर शाह। बहादुर शाह नाम से उसने 1707 में थ्रोन को इनहेरिट किया। 1707 से 1712 चलता है ये। कौन चलता है ये, बहादुर शाह। ही वॉज नोन एज शाह बेखबर। उनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ आता पता नहीं होता था देश में क्या चल रहा है, उनके राज में क्या चल रहा है। इसके बाद आता है जहांगीर शाह। जहांगीर शाह वॉज द फर्स्ट एम्परर इन द मुगल डायनेस्टी हु प्रूव्ड टू बी हाईली डिस्क्वालिफाइड फॉर द governance. He ascended the throne with the help of Zulfikar Khan. He was defeated and killed by his nephew फारूक सियार। फारूक सियार का नाम हमने बहुत सुना है। गोल्डन फरमान जो दिया था वो फारूक सियार ने दिया था, राइट। यस सर। गोल्डन फरमान किसको दिया था, फ्रेंच को, 1717 में ब्रिटिशर्स दिया को। था ईस्ट इंडिया यस, कंपनी को, बहुत ईस्ट सारे इंडिया कंपनी को कंसेशन दे फारूक दिए सियार थे। ने दिया था। वो 1707 से 1712 बहादुर शाह, उसके बाद जहांगीर शाह, बट वो टिक नहीं पाता। फारूक सियार 1713 में बन जाता है। फारूक सियार इशूड अ डिक्री ग्रांटिंग फ्री ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटी टू द ब्रिटिश इन बंगाल। 1717 में हुआ था ये, मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसके बाद 1719 से 1748 बहुत लंबा राज करता है। यह है मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला, नाच गाना करता था, बहुत रंगीले मिजाज के आदमी था। इसी के टाइम में नादिर शाह आया था। वॉज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन, इसी थ्रोन पे लगा हुआ था कोहिनूर, जो बाद में पर्शिया चला गया। पर्शिया से फिर अफगान आया, अफगान से फिर सिख रूलर ने ले लिया, महाराजा रंजीत सिंह ने ले लिया था, और वहां से फिर ब्रिटिशर्स के पास चला गया कोहिनूर। ये पीकॉक थ्रोन आज भी मिसिंग है, किसी को पता नहीं है कहाँ है। नादिर शाह ने अटैक किया था, राइट, अहमद शाह अब्दाली
के पहले नादिर शाह ने बहुत अटैक्स किए थे और इसी में इसका खजाना जो है ये आज भी छुपा हुआ है। लोग कहते हैं शायद पाकिस्तान या अफगानिस्तान वाले किसी रीजन में अभी भी छुपा हुआ है। ये पीकॉक थ्रोन भी अभी तक मिला नहीं है, कहाँ गया। ड्यूरिंग हिज रीन बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी किए गए इसको खोजने के, बट मिला नहीं है, कहते हैं श्रापित है। ड्यूरिंग हिज रीन नादिर शाह अटैक्ड इंडिया इन 1739 AD। ये इंपॉर्टेंट नंबर याद रखो, 1739 में। ये कब से कब तक था? 1719 से 1748। 1707 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है औरंगजेब का डेथ का। उसके बाद 1712 तक कौन था? बहादुर शाह, शाह आलम, मुअज्जम, तीनों एक ही आदमी। इसके बाद आता है जहंदर शाह कुछ महीनों के लिए, शाह बेखबर। उसके बाद आता है फारूक सियार 1719 तक। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह रंगीला। इसी के टाइम पे आता है नादिर शाह। नादिर शाह ये बैटल ऑफ करनाल होता है जिसमें डिफीट कर देता है ये मुगल्स को। कंटेम्प्रेरी हिस्टेरियन आनंदराम मुखलिस wrote Nadir Shah took 60,000 rupees, many thousands of gold coins, gold of 1 crore rupee, ये सब लेके, ठीक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहम्मद शाह spent most of the time in watching animal fight, people called him रंगीला, ठीक है। Due to his obsession towards wine and beauty and apathy towards administration, group of eunuchs and ladies dominated in the very popular in the public of India, ठीक है, मतलब वो कुछ खास एडमिनिस्ट्रेशन में उसका ध्यान था नहीं। In a few years, the habit of smoking tobacco became so prevalent among the people that to avoid this harmful habit in 1617 AD, जहांगीर prohibited, ये देखो क्या मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गए। ये इतना ही था। किस गायब शायद, एक सेकेंड, ये सेकेंड। सर ये इसके बाद यहाँ पर है जो हमने कर लिया, ये वाला पार्ट जिसको हमने पहले किया। क्या बोल रहे थे? सर अभी स्क्रीन चली गई थी, वाज इट हाँ हाँ, नो मैंने वो स्टॉप किया था दूसरा कुछ दिखाने के लिए, और ठीक है। तो हमने देखा, ये देखो 1707 से 1712 कौन करता है? बहादुर शाह। उसके बाद आता है जहंदर शाह, फिर आता है फारूक सियार 1713 से 1719, फिर 1719 से 1748 आता है मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह आया था 1739 में। तैमूर कब आया था? 1398। 98 1398 1707 से 1712 बहादुर शाह, 1712 में ही जहंदर शाह, 1713 से 1719 फारूक सियार जिसने गोल्डन फरमान दिया था 1717 में, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। पीकॉक थ्रोन था इसके टाइम पे जो अब नहीं मिल रहा है। नादिर शाह ने अटैक किया था, बैटल ऑफ करनाल, जो हार गए थे। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला एडमिनिस्ट्रेशन में कोई खास ध्यान देता नहीं था। शाह आलम 2 आते हैं उसके बाद 1759 से 1806। अभी बीच वाले टाइम में 2-3 राजा और आए होंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं दिया। शाह आलम 2 1759 से 1806। उसके बाद आते हैं अकबर 2 और फिर आता है बहादुर शाह तो जफर। था सर जो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ जाता है ना, और हाँ, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के बाद इसको बेसिकली अंधा भी कर दिया जाता है एंड ही इज मेड टू साइन। यस, ये एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। ये आके इलाहाबाद रहने लग जाता है दिल्ली छोड़ के। दिल्ली कैप्चर किया था अंग्रेजों ने इसी के टाइम पे 1803 में। इसके बाद आता है अकबर 2, उसके बाद आता है बहादुर शाह जफर, ये हमने देखा था
बहादुर शाह जफर के बारे में, चिनक्लिज खान या निजाम उल मुल्क के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद का एक कार्व आउट कर लेता है अपने लिए। फिर हमने देखा है जय सिंह के बारे में, उसने जयपुर सिटी, जयपुर जो शहर है वो एस्टैब्लिश करता है। यूक्लिड की ज्योमेट्री इसने ट्रांसलेट की थी संस्कृत में। और ये कुछ दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में ये एस्टैब्लिश करता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज। इसके साथ खत्म हो गया एम्पायर। अब हम शुरू करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। ज़्यादातर चीज़ें हमने देख ली हैं। ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट, ये तो देखो भाई, ये तो PYQ है ना। सरकार सूबा आया था ना कुछ साल पहले, सरकार सूबा। ये सर 3 और चीजें दी थी शायद। परगना, परगना था तीसरा, परगना, सरकार सूबा परगना। डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज सरकार। ईच सूबा वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल सरकार या डिस्ट्रिक्ट। तो ऊपर कौन हो गया? सूबा। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ गवर्नेंस सरकार वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू परगना। सबसे नीचे परगना, उसके बाद सरकार, उसके ऊपर सूबा। गेस वर्क करना था तो इसका सोच सकते हो कि सूबा हमने सुना है बड़े एरिया को कहते हैं, यानी वो शायद गवर्नर के अंडर आता होगा। परगना, हाउ आई डिड इट वाज कि मुझे एक शहर का नाम पता था, नॉर्थ 24 परगना एंड साउथ 24 परगना इन बंगाल। किसी ने अगर सुना उस शहर का नाम, नॉर्थ 24 परगना कहते हैं, काफी न्यूज में रहता है। ठीक है, नॉर्थ 24 परगना। सो मैंने सोचा 24 परगना, 24 परगना बोल रहे हैं मतलब 24 परगना होंगे उसके अंदर, यानी कि परगना बहुत ही छोटा यूनिट होता है क्योंकि 24 है, तब जाके एक डिस्ट्रिक्ट बन रहा है 24 परगना मिला के। तो शायद परगना सबसे छोटा होता है, उसके बाद सूबा तो बड़ा होता है, मुझे पता है। सूबा का सूबेदार होता है, बहुत ही बड़ा रीजन होता है सूबेदार, और बीच में आता है सरकार। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मैनेज ही करने पड़ेंगे पेरिफेरल नॉलेज से, क्योंकि मुझे पता था एक शहर का नाम है नॉर्थ 24 परगना, इसके लिए ये वाला क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया था। ठीक है, हाँ ओके सर। चलो, परगना को महल भी कहते हैं, देख लो, अगली बार महल बोल देगा, पूछ लेगा महल। परगना इज महल। दिस लीडिंग टू ऑफिसर्स ऑफ ईच सरकार वर फौजदार, अमलगुजार, काजी कोतवाल, ब्लिचकी और खजनदार। ये सब ऑफिसर्स थे सरकार लेवल पे। फौजदार, अमलगुजार, काजी, कोतवाल, बितिकची और खजनदार। ये देखो वापस, ये भी PYQ है। मीर बख्शी वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुगल्स। क्वेश्चन दे दिए थे शायद सल्तनत पीरियड में, किसी का मीर बख्शी का नाम से नहीं, मुगल्स के टाइम पे। He also fixed the monthly salary of the soldiers by signing the certificate called सरखत। सरखत क्या है? सैलरी सर्टिफिकेट। सरखत क्या है? सैलरी सर्टिफिकेट। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर बख्शीज इन द प्रोविंसेस हु वर्कड अंडर द कंट्रोल ऑफ मीर। ये मीर बख्शी है, मीर बख्शी के अंडर बहुत सारे बख्शी होंगे। ठीक है, हमने अब तक देखा मीर बख्शी, हमने देखा सरखत। सरखत क्या है? सर्टिफिकेट एक है, सोल्जर्स को मंथली सैलरी जो देते हैं उसका सर्टिफिकेट है सरखत। In Mughal regime, Mir Bakshi supervised the land revenue officials and was also responsible for the salary of the military department. ठीक। Sir Jadunath Sarkar stated Mir Bakshi was the वेतन अधिकारी यानी पे मास्टर। वो पेमेंट भी करता था। अगला लाइन अगली बार पूछ लेगा। मीर बख्शी वो जो था वो केवल इन्वॉल्व था मिलिट्री एक्सपेंडिचर से, मिलिट्री कैंपेन से, और उसका पेमेंट से लेके कोई लेना देना नहीं था। ऐसी बात नहीं है, मीर बख्शी पेमेंट भी करता था, वॉज वेतन अधिकारी, सैलरीज भी देता था। तो द वर्क ऑफ एज अ पे मास्टर वाज नॉट रेगुलर एंड परमानेंट। ऐसा रखते हैं ना ये लोग कि जो डिफेंस वाला है उसको ही रेवेन्यू का दे देते हैं, क्योंकि जो उसके जितने वो सोल्जर्स मेंटेन करता है, मतलब अगर उसके पास ज्यादा लैंड है तो उसको उतने सोल्जर्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ऐसा होता था कि जैसे शायद इक्तादारी में भी यही होता था। मैं बताता हूँ, जो जिसको दिया है लैंड रेवेन्यू उसको थोड़ा मिलिट्री भी दे देते थे। पर्सपेक्टिव दूसरा है। मिलिट्री वाले को सूबा दे दिया ऐसा नहीं है, सूबे वाले को मिलिट्री दे दिया, क्योंकि उसको खुद को अपने रीजन में भी, जैसे स्टेट्स पकड़ लो तो स्टेट को पुलिस दे दी, आर्मी अपने सेंटर के पास है, क्योंकि उसको अपने रीजन में भी डिसिप्लिन बना के रखने के लिए फौजी चाहिए। और इनको भी एक बड़ी फौज की जब जरूरत होगी, हमेशा नहीं होती है, जब आप बड़े वॉर पे जाते हो तब मुझे बहुत सारे सैनिक चाहिए, हमेशा नहीं चाहिए। तो मैं उनको मैनेज क्यों करूँ? मैं इन लोग को बोलूंगा तुम लोग मेंटेन करो, जब मैं बोलूंगा तब तुम लोग आ जाना इसको लेके। और एक नॉर्मल फौज जो मुझे नॉर्मल अपने एक्सपीडिशंस के लिए चाहिए रहती है उसको मैं मेंटेन करूंगा। तो ये जो मीर बख्शी वाली बात चल रही है ना, प्रॉपर डिफेंस की बात चल रही है, जो सेंटर के हाथ में होता है, ये वो वाले डिफेंस मिनिस्टर समझ लो इसको, सेंटर का। और जिसकी हम बात कर रहे हैं सूबेदार, जिनके हाथ में भी सोल्जर्स होते थे, वो ज़्यादातर टाइम अपने स्टेट्स में रहते थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। जब कभी बड़े युद्ध पे जाना हुआ तब उनको बुलाएंगे कि अपने अपने सूबे से लोगों को लेके आ जाओ। तो ये जो था मीर बख्शी सेंट्रल लेवल पे था,
सेनापति टाइप समझ लो, जो सेंटर में बैठता है। इसको कोई सूबा नहीं मिला हुआ, ये किसी सूबे का सूबेदार नहीं, ये सेंटर में बैठता है, हमेशा राजा के साथ रहता है, सेनापति है। ठीक है। ओके सर। द ड्यूटी ऑफ द पे मास्टर वॉज ऑफ दीवाने तान। दीवाने तान क्या होता है? पे करना, जो पे करता है उसको दीवाने तान कहते हैं। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, इन एडिशन टू सोल्जर्स ऑफ मनसबदार्स, देयर वर अदर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैवलरी हु वर कॉल्ड आहदी एंड दखिली। नाम रट्टा मारते चलो, जितना रट सको उतना रट लो। आहदी क्या है? आहदी वर रिक्रूटेड बाय द किंग एंड वाज यूज्ड एज बॉडीगार्ड्स। आहदी कौन है? बॉडीगार्ड। आहदी, आहड़ी, पहाड़ी, कैसे भी याद कर लो। आहड़ी कौन होते हैं? आहड़ी होते हैं बॉडीगार्ड। दाखिली कौन होते हैं? दाखिली वर द सोल्जर्स also recruited by the emperor but they were kept in the service of mansabdars। रिक्रूट किसने किया है? एम्परर ने, बट रखेगा किसके साथ? मनसबदार। ये एक तरीका हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखने का, कि मेरे भी कुछ सोल्जर्स तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे सोल्जर्स तुम मेंटेन करो, जब मैं बुलाऊंगा तब आना, लेकिन मेरे भी कुछ सोल्जर्स तुम्हारे साथ रहेंगे। तो दाखिली कौन होते हैं? जो एम्परर के द्वारा रिक्रूट किए गए सोल्जर्स होते हैं, बट ये रहेंगे मनसबदार के साथ। आहड़ी जो होते हैं उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आहड़ी, आहड़ी क्या होता है इसके रिलेशन पूछ लेगा। आहड़ी क्या होता है? कॉइन होता है, खाने का कोई सामान होता है, कपड़ा होता है, या बॉडीगार्ड होता है, या टेक्स्ट होता है, बुक होता है, क्या होता है आहड़ी? ऐसे क्वेश्चन से पूछ लेगा। आहड़ी और दाखिली, ये तो हमने पहले ही देख लिया। प्रोस्टिट्यूट फॉर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिटी एंड सेटल्ड एट सम अदर प्लेस नेम्ड शैतानपुरी। अकबर इम्प्लीमेंटेड द ड्यूअल सिस्टम ऑफ जत एंड सवार, ये भी हमने देखा है, जत सवार, है ना। द वर्ड माल in the Mughal administrative terminology was related to land revenue। मालगुजारी आज भी कहते हैं, मालगुजारी, right? It is related to land revenue। Tobacco was brought to India by the Portuguese in 1605 and tobacco became very popular in the public of India। In a few years, the habit of smoking tobacco became so prevalent among the people that to avoid this harmful habit in 1617 AD, ये देखो important नाम, जहांगीर ने प्रोहिबिट किया था। He issued an order to ban it। 1617 में किसने बैन किया टोबैको? किसने बैन किया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर ने बैन किया है। ठीक है। ये सब इंडिविजुअल इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक भी क्वेश्चन पूछ लेगा उठा के। जहांगीर ने प्रोहिबिट किया टोबैको। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इशूड ग्रांट्स एज मददे माश, पता ही चल रहा है नाम से, मदद, फॉर स्कॉलर्स एंड ऑल्सो रिलीजियस पर्सन, मदद कर रहे हैं, मददे माश। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड Sayurgal। All the donated land was inspected by Sadra, and Sadra also had the duty to keep an eye on the donation that they are not misused। Sadra, Sayurgal, these terms are related to what? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। सदरा, सरयुगल क्या है? सदरा क्या है? सदरा नजर रखेगा, जो जमीन दी गई है दान में उस पर ध्यान देगा कि इसको दान दिया है, कुछ और काम तो नहीं कर रहा है इससे, ये ठीक से यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं। और सरयुगाल क्या है? सरयुगल इज मदद माश, जो लैंड ग्रांट्स दिए जाते हैं स्कॉलर्स को, रिलीजियस पर्सन्स को, उसको मदद माश या सरयुगल कहते हैं। नाम टर्म पूछ लेगा सीधा, टर्म क्या होता है बस इतना पूछ लेगा, याद रखो, रट्टा मार लो जितना मार सको। सदरा, सरयुगल। सदरा कौन है? ऑफिसर है जो ध्यान रखता है कि जमीन का क्या ये लोग यूज कर रहे हैं या डोनेशन का क्या यूज कर रहे हैं। सरयुगल क्या है? वो मदद का नाम है या मदद माश। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड दीज लैंड्स वर नॉट ट्रांसफरेबल एंड ग्रांटी possess द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। मैं किसी और को नहीं दे सकता, केवल मेरी फैमिली में ही रहेगा, मैं किसी और को बेच नहीं सकता इसको। ठीक है। नॉन ट्रांसफरेबल एंड राइट ऑफ इनहेरिटेंस था। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मिंट ऑफिसर वाज कॉल्ड दरोगा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स वर मिंटेड। अकबर इशूड द कॉइन्स विद राम एंड सीता, राम सिया इंस्क्राइब्ड देम ऑन देवनागरी। कॉइन्स के बारे में तो हमने देखा ही है। और किसने संस्कृत टेक्स्ट इंस्क्राइब कॉइन्स किसने लेके आए थे? संस्कृत टेक्स्ट इंस्क्राइब किया हुआ कॉइन कौन लेके आया था? गौरी, गौरी या गजनी? गजनी लेके आया था, गौरी ने लक्ष्मी बना दी। गौरी ने लक्ष्मी माता की फोटो लेके आई थी, राइट। गजनी लेके आया था संस्कृत टेक्स्ट एक तरफ और अरबिक टेक्स्ट एक तरफ, और गौरी लेके आया था लक्ष्मी जी की फोटो। राम सिया की फोटो, राम सिया इंस्क्राइब्ड ऑन देम, ये देवनागरी में लिखा हुआ कौन लेके आया? फिगर्स के साथ, उनके फिगर्स के साथ कौन लेके आया? ये अकबर लेके आया था। टोबैको किसने प्रोहिबिट कराई? किसने प्रोहिबिट किया टोबैको को? जहांगीर। सिल्वर कौन को कहते थे? रुपया या दाम, ये तो हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं। जहांगीर मार्क्ड हिज फिगर ऑन हिज कॉइन्स एंड नेम नूरजहां अलोंग विद हिज नेम ऑन द सम कॉइन्स। ठीक है, उसने कुछ कॉइन्स पे अपना नाम और कुछ कॉइन्स पे अपने साथ नूरजहां का भी नाम रखा। क्वेश्चन आ जाएगा कि क्वींस का कभी कोई मेंशन नहीं रहा,
मुगल कॉइन्स पे नहीं, नूरजहां का था। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा बाहर जाके भी वो पूछ सकता है, ठीक है, कि किसी भी क्वीन को कभी मेंशन नहीं किया गया, तो चलो आप उससे भी कर सकते हो अगर ये आया तो, एक्सेप्शन है कि ओनली बोल दिया है। सम ऑफ द कॉइन्स वर मार्क्ड विथ हिज इमेज होल्डिंग अ कप ऑफ अल्कोहल इन हैंड। ऐसा कहते हैं कि जहांगीर जो था वो नास्तिक था, तो वो अन इस्लामिक चीजें भी कर देता था। So some of the coins were marked with his image holding a cup of alcohol in hand. The meaning of word batai during the medieval period was a system of calculating revenue in which real produce was distributed between state and batai, आज भी बटाई बांट रहे हैं, बटाई बाट, बटाई बाट। यहाँ पे खत्म होता मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। हमने देखा सरकार, सूबा, प्रोविंस, परगाना, हमने देखा मीर बख्शी, सरखत हमने देखा। सरखत क्या होता है? सर्टिफिकेट होता है। मीर बख्शी वो पे मास्टर भी था, है ना, वेतन अधिकारी, दीवाने तान भी कहते हैं। आहादी दाखिली हमने देखा क्या होते हैं, ये सोल्जर्स होते हैं, इनको रिक्रूट किया जाता है आहादी को फॉर पर्सनल बॉडीगार्ड, एज पर्सनल बॉडीगार्ड। दाखिली कौन होते हैं? इनको एम्परर रिक्रूट तो करता है लेकिन रखता है मनसबदार के साथ। जब्त सवार हमने पहले ही देख लिया। माल वर्ड क्या होता है हमने देख लिया। टोबैको कैसे आया, किसने बंद कराया हमने देख लिया। मदद मार्च, सरयुगल, सदरा, दरोगा हमने देख लिया। देवनागरी स्क्रिप्ट में रामसिया को लिखा है हमने देख लिया। बटाई क्या होता है देख लिया। अल्कोहल पकड़ के हाथ में कौन खड़ा रहता था? जहांगीर। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे खत्म होता है। वी लैंड हियर, ठीक है। इसके बाद मुगल लिटरेचर आता है और फिर हम धीरे धीरे घुस जाएंगे। मुगल सब खत्म हो गए, बहुत थोड़ा सा ही बचा है। सो वी लैंड हियर। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है या खत्म करते करते मैं पूछूं? आंध्र भोज का टाइटल किसको दिया था? आंध्र भोज कौन था? कृष्ण देव आंध्र राय। भोज किसको कहते हैं? कृष्णदेव राय। कलंदर किसको कहते थे? कलंदर ठीक है, इट वाज बाबर। बाबर को कलंदर कहते थे। ओके। चलो वी लैंड हियर। किसी को कुछ कहना नहीं तो कल आगे का शुरू करेंगे। मुगल्स के बाद का थोड़ा सा जो बचा है। चलिए, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।